A very warm welcome to all of you. I hope you all are doing really well. So guys, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का फाइनल लेक्चर। होपफुली हमारा ये आज का लेक्चर फाइनल ही होगा, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि हमारे पास ये जो 2 घंटे का समय है हम इसको पूरा यूटिलाइज करें और इस पूरे 2 घंटे में जो भी हमारे रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करें। इन केस अगर वो टॉपिक छूट जाता है, कोई एक आधा टॉपिक हमारा आज की क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो मैं एक अलग से क्लास रिकॉर्ड करूंगी या फिर मैं इसी को ही एक्सटेंड कर दूंगी, 2.5 घंटे का लेक्चर कर लेंगे। कोशिश तो यही है, चलो देखते हैं क्या होगा। देखिए, लेक्चर नंबर 10 जो है आज की मेरी क्लास का टारगेट क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी राइट्स ऑफ अनपेड सेलर के बारे में। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स कराऊंगी, जैसे कि रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल एक ये टॉपिक है आप लोगों के पास। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है ना, ये थोड़े से छोटे छोटे से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मैं सोच रही हूँ इनफैक्ट ये पहले आपको करवा देती हूँ, ताकि आप लोग ना इसको रिलेट कर पाए। क्योंकि जब मैं राइट्स ऑफ अनपेड सेलर आपको कराऊंगी तो उस समय आपको इन दोनों में ही टॉपिक्स की ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो, मैं सबसे पहले ये वाला टॉपिक है आपका, विच इज़ द रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। देखो, रिजर्वेशन करने का मतलब क्या होता है, आरक्षण करना। एक बार चेक कर ले, रिकॉर्डिंग हो रहा है प्रॉपर? हाँ जी, प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रहा है। अगर आपको लगे कि स्पीड कम है या ज़्यादा है, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंगली स्पीड को सेट कर लीजिए। देखो, रिजर्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण करना, है ना। राइट ऑफ डिस्पोजल, डिस्पोजल करने का मतलब क्या होता है, ठिकाने लगाना। अगर मैं प्रॉपर हिंदी में बोलूँ ना, तो डिस्पोजल का मतलब होता है ठिकाने लगाना। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मेरा ये एक पेन है, राइट। मैं इस पेन के साथ कुछ भी कर सकती हूँ, ये मेरा अपना पेन है, आई कैन डू एनीथिंग। मैं चाहूँ तो इसको आगे सेल कर दूँ, किसी को गिफ्ट में दूँ, किसी को चैरिटी में दे दूँ, फेंक दूँ काम में, नहीं अगर मुझे लगता है कि नहीं इसका रीफिल जो है वो खत्म हो चुका है। सो आई कैन डू एनीथिंग। तो व्हेन आई कैन डू एनीथिंग, मैं किसी भी तरीके से इस प्रोडक्ट को ठिकाने लगा सकती हूँ, राइट। तो इस राइट को हम कहते हैं राइट ऑफ डिस्पोजल। जब मैं अपने प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकती हूँ या कहीं पर भी उसको सेल या रीसेल कर सकती हूँ, तो ऐसे राइट को हम कहते हैं राइट ऑफ डिस्पोजल। अब देखो, ये जो टॉपिक आता है ना, ये टॉपिक आता है गाइज आप लोगों का एक जो हमने ओनरशिप का कॉन्सेप्ट किया था। ओनरशिप का हम लोगों ने जब कॉन्सेप्ट किया था कि ओनरशिप हमारी कब ट्रांसफ़र होती है, आप सबको याद होगा। मैंने बताया था ओनरशिप जो है ना गाइज, आपके ट्रांसफ़र होने के बहुत सारे तरीके होते हैं, डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ गुड्स के ऊपर। यानी कि अगर मेरे स्पेसिफिक गुड्स हैं, राइट, अगर मेरे पास क्या है, स्पेसिफिक गुड्स है, तो स्पेसिफिक गुड्स के केस में हम लोग 3 चीज़ें देखते हैं कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेज पर हो, राइट, गुड्स अनडिलीवरेबल स्टेज पर है, या फिर गुड्स डिलीवरेबल स्टेज पर है बट समथिंग इज येट टू बी डन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर। मतलब हाँ, आप ये देख रहे हो कि स्पेसिफिक गुड्स के लिए ओनरशिप के रूल्स अलग हैं, स्पेसिफिक गुड्स और एसर्टेन्ड गुड्स के लिए रूल्स एक जैसे हैं। इसके अलावा जो हमारे अनएसर्टेन्ड गुड्स हैं या फ्यूचर गुड्स हैं, उनके लिए हमने अलग रूल्स पढ़े, राइट। और फिर हमारे पास एक तीसरा कैटेगरी और था, गुड्स विच आर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। तो हमने ओनरशिप का जब कॉन्सेप्ट किया था, हमने ये सब चीज़ें करी हैं। गाइस, मैं आप लोगों को ना स्पेसिफिक गुड्स के पास ही वापस ले जाना चाहती हूँ। हमने स्पेसिफिक गुड्स के केस में, आप सबको याद होगा हमने क्या पढ़ा था। मैंने कहा था कि अगर मेरे स्पेसिफिक गुड्स हैं, है ना, अगर हमारे पास स्पेसिफिक गुड्स हैं या फिर एसर्टेन्ड गुड्स हैं, स्पेसिफिक गुड्स हैं या फिर एसर्टेन्ड गुड्स हैं, और ये गुड्स आप लोगों के डिलीवरेबल स्टेज पर हैं। डिलीवरेबल स्टेज का मतलब क्या होता है, एकदम रेडी इंटैक्ट है। डिलीवरेबल स्टेज का मतलब क्या होता है, दैट दे आर रेडी इंटैक्ट। तो इसका ये मतलब है कि भाई गुड्स तो बिल्कुल रेडी इंटैक्ट है। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो कब होगा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होगा, याद करो मैंने क्या सिखाया था। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड,
देखो आपको डिलीवरेबल स्टेज का मतलब और डिलीवरी वर्ड का डिफरेंस आई एम श्योर अब तो क्लियर हो गया होगा। मैंने आप लोगों को डिलीवरी एक चैप्टर ऑलरेडी करा दिया है ना। डिलीवरी क्या होती है, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ द गुड्स, हम कर चुके हैं। और डिलीवरेबल स्टेज क्या होती है, जब गुड्स को बिल्कुल रेडी किया जाए। इनफैक्ट जब डिलीवरी का टॉपिक था तो उसमें एक ये भी पॉइंट आता है, अगर मैंने मिस कर दिया है तो वो अब कवर अप हो जाएगा, कि जब खर्चे उठाने की बारी आती है ना, तो हमारे जो गुड्स है ना गाइस, उन गुड्स को डिलीवरेबल स्टेज तक ले जाने के लिए जो भी खर्चा करना है वो सारा का सारा आपका कौन बियर करता है, सेलर। जब भी हमारे एक्सपेंसेस को बियर करने की बारी आती है तो वो एक्सपेंसेस आपके कौन बियर करता है, सेलर। मतलब देखो कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी ना स्पेशल पैकिंग की ज़रूरत होती है। जैसे मैं ग्लासेस परचेज कर रही हूँ, मैं कप्स परचेज कर रही हूँ, मतलब वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, तो उनको ये तो है नहीं कि बायर ऐसे झूला झुलाते हुए उनको अपने घर लेकर जाएगा। सेलर को उनकी प्रॉपर पैकिंग करनी पड़ेगी। तो वो प्रॉपर पैकिंग करते समय जो भी एक्स्ट्रा पेपर यूज होगा, जो भी एक्स्ट्रा कार्टेन्स यूज होंगे, या कोई भी किसी भी तरीके का जो तरीका अपनाया जाएगा गुड्स को प्रॉपर तरीके से पैक करने का, वो सारे के सारा खर्चा, वो सारा का सारा एक्सपेंस जो है आपका सेलर उठाता है। लॉ मेकर्स कहते हैं कि एक बार गुड्स आपके रेडी हो गए, अब उनको ले जाने की जो जिम्मेदारी है वो आपके बायर की है ना। गुड्स कहाँ पर डिलीवर मान लिए जाएंगे, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट बना है, प्लेस ऑफ डिलीवरी। याद है प्लेस ऑफ डिलीवरी पिछली क्लास में किया था। तो प्लेस ऑफ डिलीवरी तो शॉप भी हो सकती है, जहां पर सेलर ने सामान रखा तो डिलीवरी हो गई। अभी बायर को अगर उन्हें अपने घर दुकान से अगर अपने घर पर लेकर जाना है तो उसका जो सारा का सारा एक्सपेंस होगा वो कौन बियर करेगा, आपका बायर। ठीक है, शॉप से अपने घर तक, घर पे ले जाना है, फैक्ट्री जाना है, वेयर हाउस जाना है, आपने अपने प्रोडक्ट को कहाँ लेकर जाना है, उसका डिलीवरी का जो भी एक्सपेंस होगा वो कौन आपका बियर करता है, बायर। अनलेस अदरवाइज अग्रीड। अनलेस अदरवाइज अग्रीड मतलब कि अगर कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे सेलर बोलते हैं हम फ्री डिलीवरी देंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है, हम आपके घर तक सामान को पहुंचाएंगे। तो ऐसे केस में डिलीवरी के भी एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, सेलर। मतलब जैसे उन्होंने आपस में डिसाइड किया है वैसे। अगर नहीं डिसाइड किया तो गुड्स को डिलीवरेबल स्टेज तक ले जाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस करने की जरूरत होगी वो सारे कौन बियर करेगा, सेलर। और डिलीवरेबल स्टेज पर अगर वो आ गए उसके बाद उनको डिलीवरी के जो एक्सपेंसेस होंगे वो कौन बियर करेगा, आपका बायर। तो हमें पता है डिलीवरेबल स्टेज क्या होती है और डिलीवरी क्या होती है। अगर स्पेसिफिक गुड्स है डिलीवरेबल स्टेज पर है तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना वैसे ही हमारी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। यही पढ़ा था ना हम लोगों ने, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, चाहे से गुड्स डिलीवर हुए या नहीं हुए, चाहे से पेमेंट हुआ या फिर नहीं हुआ। राइट, ओनरशिप तो गई, सेलर से बायर के पास ओनरशिप तो गई। ये है हम लोगों का एक रूल। लेकिन इसी रूल की दो एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन वन कि अगर पार्टीज ने अपनी इंटेंशंस, डिफरेंट इंटेंशंस जो हैं वो एक्सप्रेस करी हुई है ना। ओनरशिप के चैप्टर में मैं ओनरशिप की पीपीटी एक बार आप लोगों को दिखाती हूँ, आपको याद आ जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ओनरशिप में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी। ओनरशिप आपकी ट्रांसफर होती है टोटली डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशंस ऑफ द पार्टीज। इंटेंशंस क्लियर ना हो तो आप रूल्स को फॉलो करते हैं। तो स्पेसिफिक गुड्स के बारे में जब भी बात करते हैं, स्पेसिफिक गुड्स में अगर गुड्स मेरे डिलीवरेबल स्टेज पर हैं, स्पेसिफिक गुड्स हैं डिलीवरेबल स्टेज पर हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप उसी वक्त मोमेंट पर हो जाएगा जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आप लोगों का बना। लेकिन लॉ कहता है कि सेलर जो है ना एक दूसरी एक्सेप्शन का इस्तेमाल भी कर सकता है। मतलब या तो उन्होंने आपस में मिलकर खुद दोनों ने डिसाइड कर लिया, सेलर बायर ने एक दूसरे की इंटेंशंस, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके सेलर ने पहले से ही रिजर्व करके रखा हुआ है राइट ऑफ डिस्पोजल। मतलब आपके सेलर ने क्या बोला कि देखो बायर, मैं ना तुमको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रहा हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। एग्जाम्पल, आई एम श्योर आप लोगों के, अगर आप लोग अकाउंट्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये पता होगा, अगर नहीं है तो आपको ये बात जल्दी पता चल जाएगी, क्योंकि अकाउंट्स के सिलेबस में तो डेफिनेटली बिल्स रिसीवेबल नामक एक टॉपिक आता है। बिल्स रिसीवेबल नामक, बिल्स पेबल या फिर
पेएबल, मतलब जिसने पेमेंट करनी है उसको जो पेपर मिलता है उसे हम बिल्स पेएबल कहते हैं, और जिसने पैसा लेना है उसे हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। अब देखो, बिल्स रिसीवेबल लेना किसने है, पेमेंट आनी किसके पास है, सेलर के पास, और पेमेंट करनी किसने है, आपके बायर ने। और इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बुलाते हैं हम दोनों, इसको हम कलेक्टिवली बुलाते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सेलर ना बायर को सामने पहले ही रिजर्वेशन कर देता है, आरक्षण कर देता है, रजिस्ट्री कर देता है, रिजर्व करके रख देता है। क्या रिजर्व करता है, सेलर बायर को बोलता है कि देख भाई, मैं तुम्हारे पास जो है बिल्स भेजूंगा, क्या भेजूंगा, बिल्स रिसीवेबल या बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, उसके ऊपर साइन करके दे देना, मतलब लिख कर दे देना एक तरीके से कि हाँ तुमको अभी मुझे पैसा देना है। क्रेडिट सेल्स में हम ज़्यादातर इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो सेलर ने ना क्या बोल दिया कि माना कि स्पेसिफिक गुड्स है, माना कि वो डिलीवरेबल स्टेज पर है, हम तुम्हारे पास डिलीवरी करवा भी रहे हैं गुड्स की, लेकिन फिर भी जब तक बायर तुम ये बिल्स को साइन करके हमें नहीं दोगे तब तक तुम्हारे पास कंप्लीट ओनरशिप नहीं आएगी। कहने को तो ओनरशिप आ गई, लेकिन ओनरशिप में बहुत सारे राइट्स होते हैं, उनमें से जो एक राइट है ना, राइट ऑफ डिस्पोजल, वो सेलर ने अभी भी अपने पास ही रखा हुआ है। उसने बोला कि अगर बायर तुमने बिल्स को साइन करके नहीं दिया कि हाँ मुझे ये पेमेंट करनी है, या मैं हाँ ये मैं पेमेंट करूंगा, लिख कर साइन कर कर अगर तुमने नहीं दिया ना, तो सेलर जो है वो इन गुड्स के साथ कुछ भी कर सकता है, उसको जो सही लगेगा वो इन गुड्स के साथ वो ही करेगा। मतलब अगर सेलर को लगा कि डाउट है, पता नहीं बायर पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, तो वो चाहे तो इन गुड्स को आगे फर्दर किसी और को सेल कर दे, या फिर किसी को प्लेज पे दे दे, या फिर आगे किसी को गिफ्ट में, चैरिटी, जो मर्जी करे। इन गुड्स को ठिकाने लगाने का जो राइट है ना, वो अभी भी सेलर के पास ही है। ठीक है, और वो कब तक रहेगा, तब तक रहेगा जब तक कि बायर साइन करके नहीं देता प्रॉपर तरीके से कि हाँ भाई देखो मैं तुम्हारी पेमेंट कर दूंगा। तो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, देखा जाए तो रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल जो है वो हमें यही सिखाता है दैट वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और द गुड्स विच आर सब्सिक्वेंटली अप्रोप्रिएटेड, जिसको हम कहते हैं एसरटेन्ड गुड्स, द सेलर मे रिजर्व्स द सेलर मे रिजर्व्स द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। सेलर ये कह सकता है कि भाई बेशक से ओनरशिप तुम्हें जा रही है, मगर इन गुड्स को ना डिस्पोज ऑफ करने का जो राइट है वो मैं अपने पास ही रख रहा हूं अभी भी। क्यों रख रहा हूं और कैसे ये रिजर्वेशन किया जा सकता है, क्यों रख रहा हूं, कि भाई मेरे को डाउट है ना तुम पेमेंट करोगे या नहीं करोगे। So in the above case, the ownership of the goods will not be transferred to the buyer until the conditions imposed by the seller are fulfilled. तो ये जो आपके सेलर का राइट है, इस राइट को एक्सरसाइज कैसे किया जा सकता है, लॉ कहता है, मैंने सेकंड पॉइंट समझा दिया तो पहले वही पढ़ते हैं, इन कैसे कर सकते हो आप ये काम। वेयर द सेलर ऑफ द गुड्स ड्रॉज ऑन द बायर फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सेंड्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज टुगेदर विद द बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसीप्ट, the ownership of goods will not be transferred to the buyer until buyer honors the bills of exchange। मतलब सेलर ने बिल्स भेजे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भेजा बायर के पास और क्लियरली बोल दिया कि जब तक तुम ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज को प्रॉपर तरीके से ऑनर नहीं कर देते, मतलब पेमेंट नहीं कर देते, तब तक जो है सेलर कभी भी आकर उन गुड्स को उठाकर लेकर जा सकता है और उनके साथ कुछ भी कर सकता है, उनको डिस्पोज ऑफ कर सकता है। और ये भी हो सकता है कि सेलर जो है वो तुम्हें गुड्स दे ही ना, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो द बायर मस्ट रिटर्न द बिल ऑफ लीडिंग और द रेलवे रिसीप्ट इफ ही डज नॉट ऑनर्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये बिल्स ऑफ लीडिंग और रेलवे रिसीप्ट क्या है, ये है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब हमारे बायर के पास ओनरशिप आ गई थी, तो ओनरशिप के पेपर भी आ गए थे, लेकिन सेलर ने एक कंडीशन रखी कि जब तक तुम मेरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्लियर नहीं करते, जब तक तुम मेरी सारी पेमेंट क्लियर नहीं करते, तब तक ये मान के चलो कि सेलर जो है वो कभी भी अपने गुड्स के पेपर, ओनरशिप के पेपर्स जो है वो वापस मांग सकता है। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से सेलर अगर चाहे तो रिजर्वेशन कर सकता है, और कुछ नहीं है इसके अंदर ऐसा खास, सिंपल है। ठीक है, तो मैं अभी बताऊंगी आपको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एग्जैक्टली क्या होता है। अभी बस ये मान के चलिए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है एक ऐसा पेपर
जिससे ना इंसान की ओनरशिप प्रमाणित हो जाती है। देखो जैसे आप गाड़ी खरीदने के लिए जाते हो, तो उस गाड़ी के एक एक कॉर्नर में ये थोड़ी लिखवाते हो कि ये मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है। कैसे पता लगेगा कि ये तुम्हारी गाड़ी है? गाड़ी के पेपर्स को देखकर। तो वो होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ठीक है, ऐसे ही डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो होते हैं वो रेलवे रिसीप्ट की फॉर्म में भी होते हैं, वो आपके बिल्स ऑफ लेडिंग जो होता है ना उसकी फॉर्म में भी होते हैं। ये दोनों चीजें क्या होती हैं? हमारी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो क्या बोला लॉ मेकर्स ने? रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल सेलर कर सकता है। कैसे कर सकता है? वेयर द गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर्ड टू अ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कैरेज। कभी कभी ऐसा होता है कि सेलर जो है वो गुड्स आपके सेंड कर रहा है, किसके थ्रू? रेलवेज के थ्रू। ठीक है, रेलवेज के थ्रू। और किसको सेंड कर रहा है? बायर को। लॉ कहता है अगर उस रेलवे के थ्रू जो गुड्स भेजे जा रहे हैं, अगर उस रिसीप्ट के ऊपर बायर का नाम लिखा हुआ है, तो ये मान के चलिए कि वो गुड्स जो है वो बायर के हो गए। लेकिन अगर उनके ऊपर सेलर का नाम लिखा है, तो ये मान के चलिए कि वो गुड्स अभी भी सेलर के है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, प्लीज इस एग्जाम्पल को जरूर पढ़िएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द रेलवे रिसीप्ट इज टेकन इन द नेम ऑफ द एक्स। एग्जाम्पल यहीं से शुरू हो गया आप लोगों का। एक्स सोल्ड सम गुड्स टू वाई विद द टर्म्स दैट द गुड्स शैल बी सेंट बाय रेलवे। द गुड्स वर डिस्ट्रॉयड इन द कोर्स ऑफ जर्नी। अब क्या करोगे? इफ द बताओ क्या क्या कर सकते हो। सिचुएशन नंबर वन, इफ द रेलवे रिसीप्ट इज टेकन इन द नेम ऑफ द एक्स, एक्स विल हैव टू बियर द लॉस, क्योंकि ओनरशिप जो है वो तो ट्रांसफर हुई नहीं थी। इफ द रेलवे रिसीप्ट इज टेकन इन द नेम ऑफ द वाई बट इज सेंट थ्रू बैंक, इज सेंट थ्रू बैंक, इसका मतलब ही यही होता है कि एक्स ने एक सेलर को, एक एजेंट को अभी भी बीच में रखा है। क्यों रखा है? ये बोल दिया बायर को, भाई भाई मैं अभी तुम्हें ओनरशिप नहीं दे रहा हूँ, तुम पहले बैंक को मेरी पेमेंट कर दो। बैंक से मुझे नोटिस मिल जाए कि सर आपकी पेमेंट आ गई है, एक्स आपकी पेमेंट आ गई है, तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। यानी कि बीच में एजेंट को जब आप ऐसे भी इन्वॉल्व कर रहे हो, बैंक को इन्वॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब ही यही है सेलर तुमने अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी। तो अब अगर रेलवेज में गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उसका लॉस कौन बियर करेगा? एक्स। तो पहले और दूसरे पॉइंट में लॉस कौन बियर कर रहा है? एक्स। लेकिन तीसरा पॉइंट, इफ द रेलवे रिसीप्ट, if the railway receipt is taken in the name of the Y and is sent to him, और फिर goods destroy हो जाए, तो भाई Y will have to bear the loss because the ownership has been transferred। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपके पास रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल का। और इसी के बाद एक कॉन्सेप्ट जो छोटा सा मैंने करवा ही दिया है आप लोगों को ऑलमोस्ट, उस टॉपिक का नाम क्या है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल? डॉक्यूमेंट का मतलब ही यहाँ पर क्या है? एक रिटन पेपर या फिर एक रिटन इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात नहीं हो रही, रिटन इंस्ट्रूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट के बारे में बात हो रही है। ऑफ ओनरशिप, टाइटल मतलब ओनरशिप। तो लॉ मेकर्स ने पता है क्या किया? इस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की दो डेफिनेशन दी है। एक तो इसका प्रॉपर मीनिंग बता दिया, और साथ के साथ ये भी बता दिए कुछ ऐसे पेपर्स के नाम इसकी डेफिनेशन में डाल दिया और बोल दिया कि ये मान के चलो ये भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। देखो कभी कभी ये होता है कि जैसे यूजुअली ये होता है कि लॉ पहले आया और फिर वो सबके ऊपर अप्लाई हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कस्टम्स एंड यूसेजेस होते हैं जो काफी टाइम से चलते आ रहे होते हैं, बाद में उनके ऊपर लॉ बनता है। तो ये चीज जैसे हमने पढ़ा है ना स्टार्टिंग की क्लासेस में, कस्टम्स एंड यूसेजेस की मदद से भी कानून बनता है। तो ये बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, डॉक रिसीप्ट, वेयर हाउस रिसीप्ट, ये सब चीजें शुरू से ही जो हमारे मर्चेंट्स रहे हैं इसको एक ओनरशिप का पेपर मानते आए हैं। इसीलिए लॉ मेकर्स ने ना डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का डेफिनेशन देते समय इन पेपर्स को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का जो डेफिनेशन दिया गया है वो दो बेसिस पे, एक तो मीनिंग दैट इट इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट कन्फर्स और प्रूव्स ownership in the goods. It includes a bill of lading, which is a document used to acknowledge the receipt, a dock warrant, a dock receipt, a warehouse receipt, a railway receipt। ये देखो ये तो warehouse की रिसीप्ट होती है, रेलवेज का आपको पता ही है। ये जो तीनों है ना, ये जब आप सी रूट के थ्रू या एयर रूट के थ्रू आप लोग जब भी गुड्स को मंगवाते हैं, तो जो रिसीप्ट इशू की जाती हैं
उसके ऊपर जिसका नाम होता है उसे ही ओनर कंसिडर किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या है? ओनरशिप के पेपर्स होते हैं मैम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एक औपचारिक डॉक्यूमेंट, एक औपचारिक पेपर, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि पावर्स देता है ओनरशिप के। तो ये पेपर जिसके नाम पे होगा, गुड्स की ओनरशिप उनके नाम पर होगी। ठीक है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो काफी समय से ओनरशिप के पेपर्स माने जा रहे हैं, राइट? तो उनको इस डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया। इट इंक्लूड्स बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग हो गया, अ डॉक वारंट, अ डॉक रिसीप्ट, रेलवे रिसीप्ट, वेयर हाउस रिसीप्ट। बस यही होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो आई एम श्योर ये दो छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है। तो अभी इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए आइए चलते हैं अपने मेन उस टॉपिक के ऊपर जो हम लोगों ने पिछली क्लास में एंड किया था, है ना? मतलब प्रॉपर शुरू नहीं किया था हम लोगों ने, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन किया था। हमने अनपेड सेलर कौन होता है वो डिटेल में पढ़ लिया। इस अनपेड सेलर को क्या क्या राइट्स मिलते हैं। अब देखो, अभी तक तो मैं आपको ये सिखा रही थी कि कौन कहलाएगा अनपेड सेलर। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपके सामने ना अनपेड सेलर आ गया। आपके सामने दो पार्टीज हैं, एक है अनपेड सेलर, ठीक है, और एक है आपका डिफॉल्टिंग बायर, मतलब बायर जिसने डिफॉल्ट कर दिया, जिसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये जो अनपेड सेलर है और ये जो डिफॉल्टिंग बायर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब इन दोनों का क्या रिलेशन रहेगा, और अनपेड सेलर जो है वो क्या ले सकता है, उसको क्या क्या राइट्स मिल सकते हैं। ऐसे कौन से राइट्स हैं जो अनपेड सेलर को मिलेंगे? तो मैंने बताया था आप सबको कि अनपेड सेलर को गाइस राइट्स मिलते हैं गुड्स के रिगार्डिंग भी, कि वो गुड्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं, और बायर के अगेंस्ट भी, कि वो बायर के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ पहले बायर वाला कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही छोटू सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। राइट ऑफ द अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और सबसे बड़ी बात ये बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि सेलर जो अब एक अनपेड सेलर बन चुका है वो बायर के अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकता है। देखो, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है तो सेलर में सू हिम फॉर द प्राइस। मैम ये तो हमें पता है, वो इसीलिए पता है क्योंकि हम चीजें पहले से ही करते आ रहे हैं ना गाइज, ये चीजें रिलेटेड होती है, तो आपको पहले भी ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स में बताई गई है। ऐसा भी हो सकता है कि सेलर गुड्स को लेकर गया बायर के पास और बायर ने उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और क्योंकि एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ले जाने में वापस लाने में कुछ गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। तो उनकी ना जो भी डैमेजेस हैं फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स, भाई देखो बायर जो है ना, ये उसकी ड्यूटी बनती है टू एक्सेप्ट द गुड्स। अगर गुड्स वैसे ही हैं जैसे उसने ऑर्डर किए थे तो बायर उनको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। जैसे हम सेलर को कहते हैं ना, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स, चाहे वो डिलीवरी शॉप पर ही कर रहा है, अपनी अपनी शॉप पर ही डिलीवर कर रहा है वो गुड्स को। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स। और वो ड्यूटी वो कब फुलफिल करेगा? जब बायर क्लेम करेगा। बायर ने क्लेम किया कि भाई मुझे गुड्स भेज दो या मुझे गुड्स दे दो, सेलर ने गुड्स को डिलीवर कर दिया। अब जब एक्सेप्ट करने की बारी आई तो बायर ने उन गुड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इसी बीच में हमारे गुड्स से रिलेटेड कुछ डैमेजेस हो गए, तो वो डैमेजेस भी आपका सेलर जो है वो बायर से रिकवर कर सकता है। पहली की चीज क्या रिकवर कर सकता है? प्राइस ऑफ द गुड्स। लेकिन प्राइस ऑफ द गुड्स आपका सेलर, अनपेड सेलर कब रिकवर कर सकता है? व्हेन द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। अगर ओनरशिप, ये ना ये चीजें हमने तब करी थी जब हमने सेल और अग्रीमेंट टू सेल के बीच का डिफ्रेंसिएशन किया था। तो आप इसको बड़ी जल्दी कैच कर लोगे, हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। ठीक है। सेलर में sue him for the price of the goods if the ownership has been transferred, सिंपल। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, सेलर जो है अगर उसके गुड्स डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स बाय द बायर, डैमेजेस फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स बाय द बायर, तो आपका सेलर जो है डैमेजेस क्लेम कर सकता है। डैमेजेस का मतलब ही क्या होता है? मनी कंसिडरेशन, डैमेज, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, मनी कंसिडरेशन नहीं, मॉनेटरी, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, पैसों से भरपाई करो जी। तीसरा क्या किया जा सकता है? मान लो अभी डिलीवरी का डेट आया नहीं है, ओनरशिप गई है, डिलीवरी का डेट आया नहीं है। ठीक है, चाहे ओनरशिप हो भी सकता है ना भी गई हो,
डिलीवरी अभी हुई नहीं है गुड्स की, उससे पहले बायर मुकर गया, मुझे नहीं चाहिए, दैट इज द बायर रिप्यूडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट, रिफ्यूज्ड द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी। बायर ने अगर इस तरीके की हरकत करी तो जो भी नुकसान सेलर को होगा, चाहे से वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो, या फिर मान लो ऐसा हो सकता है कि सेलर ने अपनी तरफ से वो स्पेशल पैकेजिंग पे इन्वेस्ट कर दिया है, उसने गुड्स की स्पेशल पैकेजिंग करवाई, पैसा लगाया, सब कुछ किया, और जब गुड्स को डिलीवर करने की बारी आई उसके जस्ट एक दिन पहले बायर रिफ्यूज्ड कि नहीं भाई हमें नहीं चाहिए गुड्स को, लेट इट बी, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो। तो ऐसे केस में आपका सेलर गाइस उससे वो जो एक्स्ट्रा पैकेजिंग का पैसा था ना वो भी रिकवर कर सकता है। सो वेयर द बायर रिप्यूडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द डिलीवरी। नेक्स्ट, सेलर में सू द बायर फॉर इंटरेस्ट ऑल्सो। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ना एक तरीके से होती है टाइम की पेमेंट। जैसे आप लोन लेते हो बैंक से तो वो आपसे 2% 3% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, है ना, कि आपने 6 महीने का या साल भर का लोन लिया है, तो इतने टाइम तक आप उनके पैसे को यूज करते हो, उसका ब्याज भरते हो, इंटरेस्ट भरते हो, राइट। आपका बायर जो है, एक तो उसने पेमेंट नहीं करी, पेमेंट कर रहा है वो 3 महीने के बाद। अगर वही पैसा 3 महीने पहले मिल गया होता हमारे सेलर को तो हो सकता है उसने कहीं इन्वेस्ट कर दिया होता, तो 3 महीने का इंटरेस्ट भी आपका सेलर चार्ज कर सकता है। लेकिन हर केस में ऐसे चीज होती नहीं है। यहाँ पे ये राइट्स दिए गए हैं, ये राइट्स वाकई में अनपेड सेलर यूज कर पाएगा या नहीं, इसका उसे प्रमाण देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ये चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी कि हाँ भाई मैं वाकई में अनपेड सेलर बन चुका हूँ और मेरा पेमेंट नहीं हुआ है पैसों का, मुझे प्राइस दो, और प्राइस मिलते मिलते 6 महीने हो गए तो भाई मुझे 6 महीने का ब्याज भी दो। सो दीज आर द राइट्स ऑफ द अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली, जो वो बायर से निकलवा सकता है। तो बायर के साथ क्या कर सकता है ना अनपेड सेलर, वो ये 4 चीजें कर सकता है बायर के साथ। उससे प्राइस ऑफ गुड्स मांग सकता है, उससे डैमेजेस मांग सकता है फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स, उससे बायर जो है वो रिफ्यूज, अगर बायर ने रिफ्यूज कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द डिलीवरी तो भी ये काम हो सकता है। एंड द सेलर मे सू द बायर फॉर इंटरेस्ट। नाउ अब आती है बात कि मैम अनपेड सेलर बायर के साथ क्या करेगा, वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन यही अनपेड सेलर उन गुड्स के साथ क्या करेगा। तो मैं याद है मैंने 3 4 एग्जांपल्स दिए थे और मैंने कहा था कि भाई गुड्स की पोजेशन भी अगर जा चुकी है, ओनरशिप भी जा चुकी है, फिर तो आप गुड्स के साथ कुछ कर ही नहीं सकते हो। लेकिन अगर हमारे अनपेड सेलर के पास ओनरशिप नहीं है बट पोजेशन है, तो ये अनपेड सेलर इन गुड्स के साथ क्या क्या कर सकता है। अनपेड सेलर 3 तरीके के राइट्स हैं जो यूज कर सकता है। सबसे पहला आता है राइट ऑफ लीन। देखो लीन वर्ड का मतलब ही क्या होता है? लीन का मतलब होता है अपने पास गुड्स को रखे रखना। चीज आपके पास है वो आपके पास ही रहेगी, आप उसे आगे देने की जरूरत ही नहीं है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, जब भी कैश सेल्स होती है, कैश सेल्स का मतलब क्या होता है? क्या होता है कैश सेल्स का मतलब? मैम कैश सेल्स का मतलब होता है कि सेलर जो है वो गुड्स देगा, मगर वो बायर को जो भी गुड्स देगा, बायर जो है साथ के साथ कैश पे करेगा, है ना, साथ के साथ कैश पे करेगा। आप जैसे मैकडोनल्ड्स चले जाओ, डोमिनोज चले जाओ, वहां पर आपको पहले पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद आपको गुड्स मिलेंगे। अगर आप पैसा नहीं दे रहे हो, देखो यू, अब आप कहोगे मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि हम पैसा दें और हमें गुड्स ना मिले। तो देखो उनकी दुकान तो वही है, वो फिलहाल अभी नहीं जा रही है, लेकिन अगर पहले गुड्स दे दिए और बाद में पैसा आएगा तो ऐसा भी होता है होने को। जैसे जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाते तो डेफिनेटली वहां पर आप पेमेंट जो है वो बाद में कर रहे हैं, बट वो आपका है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर, वहां पे आप सर्विसेज यूज कर रहे हैं। जब मैं कहती हूँ कि आप ईटेबल्स को वहीं खाने की बजाय आप जब उसे पैक करा के ले जा रहे हैं, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। वहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में तो यूजुअली यही होता है दैट द बायर इज सपोज टू मेक द पेमेंट फर्स्ट। आपने बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हो कि ये बर्गर्स एंड पिज्जाज एंड एवरीथिंग, आपने वो ऑर्डर तो प्लेस कर दिया है, बट वो ऑर्डर आपका तब तक फाइनलाइज नहीं होगा अंटिल यू मेक द पेमेंट। So this is the whole right which is being provided to, not to the seller. This right is being provided to the unpaid seller. Unpaid seller exactly कौन है? Unpaid seller
एक ऐसा इंसान है जिसका पेमेंट नहीं हुआ, तो भाई ये जो है गुड्स की पोजेशन आगे ट्रांसफर होने ही नहीं देगा। गुड्स का पोजेशन इसके पास है, ये अपने पास ही रखेगा, अपने पास ही रिटेन करके रखेगा। लीन करने का मतलब क्या होता है, गुड्स इनके पास है, इनके पास ही रहेंगे, कहीं और नहीं जाने वाले, यानी कि रिटेनिंग, रिटेनिंग द पोजेशन। रिटेनिंग द पोजेशन मतलब उस पोजेशन को कहीं और जाने ही नहीं देंगे। और ऐसा कब हो सका, ऐसा तब होगा, एक तो कैश सेल्स हो रही है, कैश नहीं पे किया गया, या फिर मान लो क्रेडिट सेल्स हो रही है, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया मगर अभी तक भी पैसा नहीं आया। ऐसा होता है ना, मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया था आप लोगों को। देखो 19 सितंबर को कॉन्ट्रैक्ट बना है सेलर के और बायर के बीच में, और डिसाइड ये हुआ है कि 21 सितंबर को बायर जो है वो सेलर को प्राइस पे करेगा, ठीक है, और सेलर जो है वो बायर को गुड्स डिलीवर करेगा। 19 को मैम फिर क्या बना है, 19 को सेल हुई है, 19 को सिर्फ और सिर्फ बायर के पास ट्रांसफर हुई है ओनरशिप, पोजेशन जो है, पोजेशन गुड्स की वो कब ट्रांसफर होनी है, 21 को, और प्राइस भी कब पे होना है, 21 को। हाँ उससे पहले पे कर देगा बायर तो और भी अच्छी बात है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना है क्रेडिट सेल्स का। क्रेडिट सेल्स मतलब आज बुकिंग कर दी तुमने बायर 19 तारीख को, और 2 दिन बिना पैसे दिए भी तुम्हारे पास वो ओनरशिप रहेगी। 2 दिन तक तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उनकी पेमेंट करने का। अब 2 दिन बाद तुम आओ और तब भी पता लगे जी तुम पैसा नहीं लेकर आए, तो क्या सेलर तुम्हें गुड्स डिलीवर करेगा, बताओ, नहीं करेगा ना। क्या बायर उस टाइम पर ये बोल सकता है जी आई एम दी ओनर ऑफ द गुड्स सो आई मस्ट गेट द गुड्स। लॉ कहता है, मानते हैं कि ओनरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अग्रीड, बट दैट डजंट मीन कि सेलर को दिख रहा है कि भाई 19 तारीख को बुकिंग तुम करवा कर गए थे, 2 दिन से गुड्स मेरे पास रखे हुए हैं, मैंने किसी और को दिखाए भी नहीं। सेलर ने भी तो अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे बियर करी है कहीं ना कहीं, किसी को दिखाया नहीं वो गुड्स, इसी उम्मीद में कि आफ्टर 2 days बायर इज गोइंग टू कम, विल मेक द पेमेंट एंड विल टेक द गुड्स। बट बायर तो आया, प्राइस नहीं आया। बायर आया बट प्राइस नहीं आया। या फिर मानो बायर ने एक चेक दिया था, वो चेक बाउंस हो गया, 19 तारीख को चेक दिया था, 21 तारीख को सुबह सुबह मैसेज आ गया जी बाउंस हो गया। तो क्या बायर अब 21 तारीख को आकर ये कह सकता है कि लाओ जी लाओ गुड्स दे दो मेरे, मैंने पेमेंट कर दी है। सर पहली बात आपने पेमेंट करी नहीं, ठीक है, क्योंकि जिस पेमेंट का तरीका आपने अपनाया वो बाउंस हो गया, तो सेलर बन चुका हूं जी मैं तो अनपेड सेलर। लॉ कहता है ओनर को, जो भी इंसान ओनर है ना, सेलर गुड्स इसको देने से मना नहीं कर सकता, नहीं मना कर सकता, लेकिन अनपेड सेलर कर सकता है, क्योंकि भाई उसकी तो पेमेंट ही नहीं हुई ना। इक्वल इक्वालिटी की बात करो ना, जब हम बायर को बोल रहे हैं कि तुम ओनर हो, तुम्हारे पास सारे राइट्स हैं, तो सेलर का भी तो सोचो। एक तो उसने 2 दिन तक वेट किया, अब 2 दिन बाद भी उसको पेमेंट नहीं हो रही है, और फिर उसको ये बोल दिया जाए कि कोई बात नहीं सेलर, तुम्हारी पेमेंट हो रही है चाहे नहीं हो रही है, तुम गुड्स दे दो बायर को। क्यों? क्योंकि ओनरशिप जा चुकी है। भाई कितना बड़ा रिस्क है। एक तो गुड्स की ओनरशिप जा चुकी है 2 दिन पहले, तुम चाह रहे हो अब 31 तारीख को 2 दिन बाद पोजेशन भी दे दे, और प्राइस जो है आया नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है। फिर तो सेलर क्या चैरिटी करने के लिए थोड़ी बैठा है, ही इज हियर टू डू द बिजनेस, टू अर्न मनी एथिकली, लीगली। तो लॉ मेकर्स कहते हैं सेलर तुम्हें गुड्स देने की जरूरत नहीं है। अब उस समय सेलर जो ये काम कर रहा है उसकी भाई गुड्स अपने पास ही रखा अपने पास ही रखे हुए हैं, आगे उनको दे ही नहीं रहे, डिलीवर कर ही नहीं रहे, अपने गोदाम में रखे वही रखे हुए हैं, मूव नहीं किया उनको बिल्कुल भी। इस राइट को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कहते हैं राइट ऑफ लीन। तो राइट ऑफ लीन का मतलब क्या है, राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स अंटिल द फुल प्राइस इज पेड। और ये राइट आपका सेलर जो है कब एक्सरसाइज कर सकता है, भाई सीधी सी बात है ना मैम, ये एक्सरसाइज तो तभी कर पाएगा जब उसके खुद के पास पोजेशन होगी, और जब आपके सेलर को लगे कि भैया मैं तो अनपेड सेलर बन गया। अनपेड सेलर आप कब कहलाओगे, जब कैश सेल्स में आपको कैश नहीं मिल रहा, क्रेडिट सेल्स में क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया, फिर भी बायर पैसा नहीं दे रहा, फिर भी बायर पैसा नहीं दे रहा। और एक और केस है, जब वो अभी क्रेडिट सेल्स एक्सपायर हुआ नहीं है मगर उससे पहले ही बायर आपका इंसॉल्वेंट हो गया, ये पॉइंट मैंने कराया था पिछली क्लास में। तो ऐसे केसेस में भी आपके सेलर को
पोजेशन जो है ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। गुड्स उसके पास है, उसके पास ही रखे, अपने पास ही रखे, उनको बिल्कुल मूव करने की जरूरत नहीं है बायर के पास। ये है आपका राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन क्या है और उसको फुलफिल करने की कंडीशंस क्या है। ये कंडीशंस ऑफ एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या है कि कहाँ पर आप इस राइट को यूटिलाइज कर सकते हो। मान लो कैश सेल्स हो रही है, ठीक है, क्या मान लो कैश सेल्स हो रही है और आपके बायर ने गाइस पूरा पैसा दे दिया है। बायर ने पूरा पैसा दे दिया है, फिर भी आपका सेलर पेमेंट नहीं कर रहा और क्या बोल रहा है, मैं तो राइट ऑफ लीन अपना रहा हूँ। क्यों भाई, तुम अनपेड सेलर थोड़ी हो। ये वो राइट्स हैं जो सेलर नहीं यूज कर सकता। ये वो राइट्स है जो सिर्फ अनपेड सेलर यूज कर सकता है। वो सेलर जिसका पेमेंट ही नहीं हुआ या फिर हुआ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू और वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था वो डिसऑनर हो गया। इस राइट को आप तभी यूटिलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर होगा। तो ये पॉइंट्स आप कब यूज कर सकते हो, आप अनपेड सेलर बन गए, मगर अनपेड सेलर बनने के बाद भी आप तभी यूज कर पाओगे जब ये बात प्रूव हो जाए कि कैश सेल्स में आपका कैश का पेमेंट नहीं किया गया, या क्रेडिट सेल्स हुई थी, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया फिर भी आपका पैसा नहीं आया अभी तक, या फिर क्रेडिट पीरियड तो एक्सपायर नहीं हुआ मगर उससे पहले ही बायर इंसॉल्वेंट हो गया। तो यानी कि अब सेलर को डाउट हो गया ना कि भैया मैं तो बन गया अनपेड सेलर, गारंटी नहीं है कि बायर पेमेंट देगा, तो मैं उसे गुड्स भी नहीं डिलीवर करूंगा, मैं अपने पास ही रखूंगा। आई विल रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स। लेकिन सोचो, 19 तारीख को चेक डाला था और 21 तारीख तक भी वो अभी क्लियर नहीं हुआ। 21 तारीख को सुबह 11 बजे आके गुड्स लेकर गया बायर जो है, 21 तारीख को आया और 21 तारीख को आकर सुबह सुबह गुड्स ले गया। सेलर ने भी सोचा कि चलो हाँ यार, चेक आज तो क्लियर हो ही जाएगा, 19 तारीख का चेक डाला हुआ है, आज तो क्लियर हो ही जाएगा। समझ गए ना पूरा केस। सेलर और बायर में 19 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट बना, ओनरशिप गई, बायर ने चेक के थ्रू पेमेंट कर दी। बायर ने कहा मैं 21 तारीख को आऊंगा, गुड्स का पोजेशन लेके जाऊंगा। सेलर ने भी सोचा चलो ठीक है, अच्छी बात है सर। 21 तारीख की सुबह सुबह बायर आया, आकर गुड्स को ले गया। शाम तक बैंक का मैसेज आया। शाम को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास जो है, सेलर के मोबाइल की घंटी बजी और पता चला जी, टिंग टोंग, चेक बाउंस हो गया। अब मुझे बताइए, क्या सेलर बन गया है अनपेड सेलर? हाँ मैम, वो तो बन गया, लेकिन क्या अभी वो राइट ऑफ लीन यूज कर पाएगा? कैसे कर पाएगा, गुड्स तो गए हाथ से। तो अब गुड्स के अगेंस्ट आपका सेलर किसी भी तरीके का राइट यूज नहीं कर पाएगा। ओनरशिप तो 19 को जा चुकी थी, 21 को पोजेशन भी चली गई। अब तो सेलर जो चेक बाउंस हुआ है, मानते हैं तुम बन गए अनपेड सेलर, मगर तुम जाओ जाकर बायर से पैसा मांगो, डिसऑनर हुए चेक का डैमेजेस मांगो, पेनल्टी मांगो, गुड्स नहीं वापस मांग सकते। तो राइट ऑफ लीन उसी वक्त टर्मिनेट हो जाएगा ना जिस मोमेंट पर गुड्स चले गए बायर के पास। तो टर्मिनेशन ऑफ राइट ऑफ लीन क्या है? ये टर्मिनेशन का मतलब क्या है? कैंसलेशन। कैंसलेशन ऑफ लीन, कैंसलेशन ऑफ लीन का मतलब क्या है? व्हेन डिलीवर्स द गुड्स टू अ कैरियर और द अदर बेली विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। मतलब सेलर ने अपना कोई राइट रिजर्व नहीं किया और ये जो गुड्स है ना, ये डिलीवर डिलीवर कर दिए। अब एक बात बताइए, सेलर ने, मैंने क्या बोला, सेलर है और ये बायर है, ठीक है। सेलर ने गुड्स को डिलीवर कर दिया है और जो डिलीवर जिसको करा है ना, वो कोई थर्ड पर्सन है। मान लो कोई मिस्टर एक्स, ये डिलीवरी पर्सन है। ये एक्स के एजेंट नहीं लगते, ये कोई इंडिपेंडेंट बंदा है। अगर ये एक्स का एजेंट है तो ये मान के चलेंगे भाई सेलर के पास गुड्स हो या सेलर के एजेंट के पास गुड्स हो, एक ही बात है ना। जैसे मैं इसको चलो और अच्छे तरीके से समझाती हूँ।
राइट ऑफ लीन का मीनिंग आई एम श्योर आप सबको क्लियर हो गया कि राइट ऑफ लीन क्या है। ये राइट ऑफ लीन आप कब यूज कर सकते हैं, मगर ये राइट ऑफ लीन कब टर्मिनेट हो जाएगा उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए, एज आई सेड कि सेलर जो है, इसके पास जब तक गुड्स हैं तब तक तो वो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है। अगर सेलर ने एजेंट को गुड्स दे दिए बायर को डिलीवर करने के लिए, तो क्या तब भी आपका सेलर राइट ऑफ लीन यूज कर पाएगा? लॉ कहता है कर सकता है, अगर ये एजेंट जो है ना, किसका एजेंट हो, खुद सेलर का। अगर ये बायर का एजेंट है, यानी कि बायर के पास गुड्स पहुंच गए हैं, वही बायर के पास गुड्स पहुंचे या बायर के एजेंट के पास, आप ये मान के चलो पोजेशन गया, लेकिन सेलर के पास गुड्स हैं या सेलर के एजेंट के पास, इन दोनों केसेस में हम राइट ऑफ लीन यूज कर सकते हैं। ऐसा भी मगर कभी कभी होता है कि जो एजेंट है ना, जो डिलीवरी पर्सन है, डिलीवरी पर्सन, इसको मैं डिलीवरी पर्सन बोलती हूँ, ये डिलीवरी पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि ना तो ये सेलर का हो कोई एजेंट, ना ही ये बायर का हो कोई एजेंट, ये अपनी दुकान खुद ही चला रहा है, मतलब ही इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन। इंडिपेंडेंट पर्सन, इनका काम ही है, जैसे कई कंपनीज होती है ना, उनका काम होता है बस गुड्स को डिलीवर करने का, वो किसी के एजेंट नहीं होते। जैसे जोमेटो है, स्विगी है ना। मानो मैंने हल्दीराम से टिक्की ऑर्डर किया, तो वो हल्दीराम्स, जोमेटो इज नॉट हल्दीराम्स कंपनी, राइट? हल्दीराम की कंपनी अलग है, बायर अलग है, जोमेटो अलग है। अगर सेलर राइट ऑफ लीन यूज करना चाहता है तो उसके लिए सेलर के पास गुड्स का पोजेशन होना चाहिए, या तो उसके पास होना चाहिए या फिर उसके एजेंट के पास, सेलर के एजेंट के पास ये राइट होना चाहिए। अगर इन दोनों के पास से ही गुड्स निकल चुके हैं तो मतलब राइट ऑफ लीन टर्मिनेट हो गया। निकल गए और मान लो निकल गए तो भी टर्मिनेट हो गया, ठीक है। और मान लो बायर के पास पहुंच गए या बायर्स के एजेंट के पास पहुंच गए तो भी राइट ऑफ लीन टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट होने का मतलब क्या है? कैंसिल हो जाना। दोबारा से सुनिए, अनपेड सेलर के क्या राइट्स हैं अगेंस्ट द गुड्स? सबसे पहला राइट ऑफ लीन। लीन का मतलब क्या होता है? गुड्स हमारे पास है, हमारे पास ही रहेंगे। मतलब देखो, यूजुअली स्टार्टिंग में जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो गुड्स तो सेलर के पास ही होते हैं ना। यूजुअली सेलर के पास गुड्स हैं और सेलर के पास ही रहेंगे, बायर तक पहुंचे ही नहीं है अभी, डिलीवरी में भी नहीं डाले। ऐसे राइट को आपका सेलर यूज कर सकता है अगर वो अनपेड सेलर बन जाए और ये प्रूव कर दे कि भाई कैश सेल थी, कैश तो दिया नहीं, मैं गुड्स क्यों दूं? या क्रेडिट सेल्स थी, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया मगर पैसा नहीं आया अभी तक, तो फिर मैं गुड्स क्यों दूं? मेरे पास रखे हैं गुड्स, मैं अपने पास ही रखूंगा। या फिर भाई वो इंसान का क्रेडिट पीरियड उसे दिया था, माना क्रेडिट पीरियड अभी एक्सपायर नहीं हुआ, मगर वो जो हमारा बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो गारंटी नहीं है पैसा आएगा, इसलिए मैं तो उसे गुड्स डिलीवर नहीं करूंगा, मेरे पास है, मेरे पास ही रहेंगे। इस राइट को हम बुलाते हैं राइट ऑफ लीन। लेकिन यही राइट ऑफ लीन कैंसल हो जाएगा अगर गुड्स बायर के पास पहुंच जाए या बायर के एजेंट के पास पहुंच जाए, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स, जो ओनरशिप के पेपर है, जो ओनरशिप के पेपर है वो ही आपके लॉफुली किसके पास ट्रांसफर हो जाए? बायर के पास। सोचो गाड़ी है, सेलर से बायर के पास गाड़ी जाती थी, अब वो गाड़ी का पोजेशन अभी तक गया नहीं है, अभी सेलर से बायर के पास जो है उस कार की ओनरशिप जा चुकी है, यानी कि जो कार के डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसके नाम से बन चुके हैं? कार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बायर के नाम से बन चुके हैं। अब अगर बायर गाइस आपका इंसॉल्वेंट भी हो जाए, पैसा देने से मना भी कर दे, तब भी हमारा सेलर जो है वो राइट ऑफ लीन यूज नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पर जब नाम चेंज हो जाता है ना, तो उसको वापस से अपने पास अपने नाम पर लेकर आना थोड़ा सा एक लंबा और डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो लॉ कहता है किस केस में टर्मिनेशन हो जाएगा लीन का? टर्मिनेशन मीन्स कैंसलेशन। कैसे होगा कैंसलेशन? वेयर द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स हैज बीन इशूड और लॉफुली ट्रांसफर्ड। देखो, ये सारा कानून बनाकर हमारे लॉ मेकर्स हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि जब तक गारंटी ना मिले ना कि सामने वाला बायर जो है वो पेमेंट कर देगा, तब तक पेपर्स उसके नाम मत करो, क्योंकि एक बार पेपर्स उसके नाम हो गए
तो उसके बाद मतलब चीज आपके हाथ से गई। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें पेपर्स नहीं बनाए जाते। आप टिक्की ऑर्डर कर रहे हो हल्दीराम से, तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स थोड़ी ना बनेंगे। लेकिन आप कार ऑर्डर कर रहे हो हीरो होंडा की मान लो हमने कार ऑर्डर करी है, और वो पेपर्स आपके नाम से बन चुके हैं, तो वो गाड़ी आपको मिलेगी क्योंकि पेपर्स आपके नाम पर है। तो नुकसान किसका होगा? अनपेड सेलर का। बेशक से वो बायर के अगेंस्ट केस करेगा, ये करेगा वो करेगा, मगर वो भी लंबा प्रोसेस है ना। पता नहीं कब तक पेमेंट मिलेगी, और मिलेगी भी नहीं मिलेगी। दैट इज वाई इन सब चीजों का ख्याल रखते हुए सोच समझ के ओनरशिप ट्रांसफर करें आप सेलर। क्योंकि कल को आप अनपेड सेलर बन भी गए, इन राइट्स को आप कब यूज कर सकते हो उसकी भी कंडीशंस हैं। और कब आप अनपेड सेलर होने के बावजूद भी इस राइट को यूज नहीं कर पाओगे, उसके भी सर्कमस्टांसेस दे दिए। सबसे पहला सर्कमस्टांस क्या बोल दिया कि भाई सेलर ने सेलर ने बायर को या उसके एजेंट को पोजेशन दे दी। मतलब गुड्स गए हाथ से, जब गुड्स हाथ से जा चुके हैं अनपेड सेलर, तो फिर तुम राइट ऑफ लीन नहीं यूज कर सकते। हाथ से गए अनपेड सेलर के गुड्स किसके पास चले गए? बायर के या बायर के एजेंट के पास। पॉइंट नंबर वन। या फिर अनपेड सेलर से वो गुड्स जा चुके हैं किसी इंडिपेंडेंट डिलीवरी पर्सन के पास, तब भी राइट ऑफ लीन तो गया। यानी कि डिलीवर द गुड्स टू द कैरियर और द अदर बेली। यहाँ पे कैरियर मतलब डिलीवरी पर्सन, जैसे मैंने बताया ना जोमेटो स्विगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है वो ट्रांसफर हो गया, तब भी राइट ऑफ लीन जो है वो यूज नहीं कर पाएगा अनपेड सेलर। बेशक से बेचारे का देखो पेमेंट नहीं हुआ, फिर भी वो गुड्स को जो है राइट ऑफ लीन यूज नहीं कर पाएगा। और एक और रीजन क्या? सेलर ऐसा भी तो हो सकता है कि अपनी मर्जी से वेव कर दे राइट। देखो जैसे स्पेशली जो खाने पीने के आइटम्स होते हैं ना, उस केस में क्या होता है, जब एक बार डिश बन जाती है तो उसके बाद सेलर को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि आप जो है गुड्स को ले जा रहे हो या नहीं ले जा रहे हो। सेलर कहता है भाई मेरी तरफ से मैंने आपके लिए प्रोडक्ट बना दिया है, अब आप इसको लेकर जाओ यहाँ से। मुझे अब ये प्रोडक्ट वापस नहीं चाहिए, क्योंकि 1 घंटे बाद अगर ये मुझे वापस मिल भी गया तो ये तो खराब है, पेरिशेबल है। तो सेलर ने पहले ही कह दिया कि मैं प्रोडक्ट आपके लिए बना रहा हूं, तो ये प्रोडक्ट बना दिया आपका हो गया। मैं राइट ऑफ लीन यूज ही नहीं करना चाहता। मैं ये इस चीज का वेट नहीं करूंगा कि तुम पहले पैसा दोगे, मतलब मैं प्रोडक्ट बना दूं, फिर आप पैसा दोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो मैं नहीं दूंगा। मैंने तो जी अगर आपके लिए प्रोडक्ट बना दिया है तो आप ले जाओ इसको। तभी तो यूजली ईटेबल आइटम्स में पहले पैसा लेते हैं, फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। क्योंकि अगर प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद पता लगा कि भाई सामने वाला इंसान पेमेंट नहीं कर रहा है, तो आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, है ना। ऐसे राइट ऑफ लीन को भी आप यूज करके क्या करोगे? तो समटाइम्स ऐसा होता है कि सेलर अपनी मर्जी से गिव अप कर देता है अपने इस राइट ऑफ लीन को। तो वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब आप अनपेड सेलर हैं मगर फिर भी आप राइट ऑफ लीन यूज नहीं कर पाओगे? वो राइट आपका कैंसिल हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। कब? when the goods are been delivered the goods are delivered to the carrier or the other bailey, when the goods have been lawfully obtained, when the buyer has obtained the possession, बायर ने खुद ही पोजेशन ले लिया जाकर। जैसे ऐसा भी हो सकता है ना कभी कभी। कैसा हो सकता है पता है? हीरा सेलर, इसके पास गुड्स हैं, इसके पास गुड्स का पोजेशन है, ठीक है। और जो गुड्स है ना वो कहाँ रखे हुए हैं इस टाइम पर? फैक्ट्री में। फैक्ट्री किसकी है? सेलर की फैक्ट्री है, सेलर्स फैक्ट्री। लेकिन यहाँ पे सेलर्स का एजेंट बैठा हुआ है। अभी सेलर को पता है कि बायर ने पेमेंट नहीं किया, तो सेलर जो है वो क्या बन चुका है? अनपेड सेलर। लेकिन सेलर अनपेड सेलर ने ना ये बात अपने एजेंट को नहीं बताई। बायर गया और चुपके से एजेंट के पास जाकर बोला, अरे तुम्हें याद है मैं गुड्स लेने आया था, लाओ लाओ मुझे गुड्स का पोजेशन दे दो। तो सेलर दे नहीं रहा है, बट बायर ने खुद ही स्मार्टनेस दिखाई और आकर गुड्स का पोजेशन ले गया। तो लॉ कहता है भाई पोजेशन मतलब गई, तो राइट ऑफ लीन गया। राइट ऑफ लीन तो सेलर, अनपेड सेलर तभी यूज कर सकता है जब उसके पास उन गुड्स का पोजेशन हो। अगर नहीं है तो नहीं है।
राइट। तो कब कब ये राइट ऑफ लीन टर्मिनेट होगा? इन सर्कमस्टांसेस में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बायर जो है वो गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर रहा है विद द कंसेंट ऑफ द सेलर। मतलब ये क्या नहीं लाइन है, आओ मैं बताती हूँ क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास सेलर, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था 19 सितंबर को। ठीक है, 19 सितंबर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना। और ये है आप लोगों का बायर। बायर जो है इसने कहा था कि मैं आपका पेमेंट करूंगा 21 सितंबर को, आपका पेमेंट हो जाएगा। बायर ने बोला भाई मैं आपको अभी चेक दे रहा हूँ, चेक तो दे दिया था बायर ने। बायर ने अपनी तरफ से, मान लीजिए चलो वापस से जाते हैं एग्जाम्पल पे, 19 सितंबर को दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना जिसके अकॉर्डिंगली सेलर से बायर के पास मान लेते हैं ओनरशिप गई। ठीक है, ओनरशिप जो है वो जा चुकी है। अभी पेमेंट आनी थी 21 तारीख को, और बायर ने ना ये बात क्लियरली बोली थी कि सेलर तुम ना 21 को जब मैं तुम्हें प्राइस पे करूंगा, जब मैं तुम्हें प्राइस ऑफ गुड्स पे कर दूंगा, तो तुम आगे चल के आगे चल के 22 तारीख को 22 सितंबर को ये गुड्स मेरे पास पहुंचाने की बजाय मेरे कोई दूसरे क्लाइंट हैं मिस्टर अजय, उनके पास पहुंचा देना, इनके पास गुड्स को पहुंचा देना। भाई होना क्या था, ये थे होलसेलर, ये है रिटेलर, ये है कस्टमर। अब देखो सेलर यहाँ पे मना भी कर सकता था कि सर मैं तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, मैं आपको गुड्स डिलीवर करूंगा। अब आगे चलकर आपने ये गुड्स अजय को देने हैं, विजय को देने हैं, सुजोय को देने हैं, किसको देने हैं वो आप डिसाइड करो, मुझे इस चीजों में मत इन्वॉल्व करो। कहने को तो सेलर ये कह सकता था, लेकिन सेलर ने दे दी अपनी कंसेंट। सेलर ने क्या बोला कि ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं 22 तारीख को ये सारे के सारे गुड्स जो हैं मिस्टर अजय को डिलीवर कर दूंगा। यानी कि सेलर की कंसेंट से बायर ने उन गुड्स को आगे डिस्पोज ऑफ किया है, किसी और को भी कमिटमेंट दिया है कि मैं तुम्हें सेल ऑफ कर दूंगा। डिस्पोज मतलब मैं तुम्हें या तो सेल करूंगा या तुम्हारे पास गिरवी रखूंगा, प्लेज करूंगा, कुछ भी। अब अगर 21 तारीख को पेमेंट नहीं भी होती, मान लो चेक बाउंस हो गया, तब भी लॉ मेकर्स कहते हैं सेलर तुम्हें जो है ये गुड्स ना मिस्टर अजय को तो डिलीवर करने ही पड़ेंगे। बेशक से 21 तारीख को ही सेलर को पता चल गया कि वो बन चुका है अनपेड सेलर, वो बन गया है क्या, एक अनपेड सेलर। स्टिल वो अपने राइट ऑफ लीन को यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक तीसरी पार्टी और इन्वॉल्व है, और वो तीसरी पार्टी को कमिटमेंट दिया गया था सेलर की कंसेंट से। हाँ, अगर सेलर को मान लो पता ही नहीं है कि आगे चलकर बायर ने ये गुड्स किसको देने हैं, क्या करना है, भाई सेलर को क्या मतलब। सेलर तो यही कहेगा ना भाई मैंने आपको गुड्स देने हैं, आप मुझे पेमेंट कर दो और मैंने आपको गुड्स देने हैं। अब आपने ये गुड्स आगे चल के किसको देने हैं नहीं देने हैं वो आप देखो, मेरे को इस चीज से कुछ लेना देना नहीं। मेरे को तो अपने पैसों से मतलब है, 21 तारीख को पैसे दे देना और गुड्स ले जाना, यही होता ना, क्लियर कट। लेकिन अगर बायर ने ये नई बात रखी कि सर 22 तारीख को ना गुड्स देखो 21 को मैं आपसे लेके जाऊंगा, है ना, 22 को मैं किसी और को दूंगा, डायरेक्ट आप उसे ही पहुंचा देना, और ये सब कुछ हो रहा है सेलर की कंसेंट से, तो लॉ कहता है ये सेलर ने ना जैसे ही अपनी कंसेंट दी, उसने राइट ऑफ लीन जो है वो गिव अप कर दिया। अब वो अपने इस राइट ऑफ लीन को, बेशक से 21 को चेक बाउंस हो गया, पता लग गया जी चेक बाउंस है, तब भी अनपेड सेलर बनने के बावजूद भी सेलर, वो अनपेड सेलर राइट ऑफ लीन यूज नहीं कर पाएगा। तो राइट ऑफ लीन क्या है, यूजिंग द, रिटेनिंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स। लेकिन आप गुड्स का पोजेशन अपने पास नहीं रख सकते। कब नहीं रख सकते, इन 5 सर्कमस्टांसेस में आप चाहकर भी इन गुड्स का पोजेशन अपने पास नहीं रख सकते। वो 5 सर्कमस्टांसेस कौन से हैं जो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिए। ठीक है, अब क्या होगा, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि गुड्स ना, देखो मैंने कहा राइट ऑफ लीन आप तभी यूज कर पा रहे हो ना जब आपके पास पोजेशन है और वो उस पोजेशन को आप बरकरार रखना चाहते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि पोजेशन चला गया है मगर बायर तक पहुंचा नहीं है। मैंने क्या बोला,
अब नए राइट के बारे में बात कर रही हूँ, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। एक ये नया राइट है, ठीक है। देखते हैं जरा क्या है इसके बारे में, फटाफट से देखते हैं इसको। सिंपल सा राइट है गाइज। अगर आपको लगे स्पीड कम या ज़्यादा है तो प्लीज़ इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग स्पीड कम कर लीजिएगा, ठीक है। ये है दूसरा राइट, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। ये कहता है कि सेलर की तरफ से पोजेशन जा चुका है, पोजेशन गया, ठीक है। और वो पोजेशन जो है बायर के लिए ही गया है, मगर अभी वो पोजेशन किसी मिडल मैन के पास है। मिडल मैन या फिर कैरियर, कैरियर या मिडल मैन, या फिर मैं बोलूँ इसको डिलीवरी पर्सन। अगर ये डिलीवरी पर्सन सेलर का ही एजेंट है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर ये बायर का है तो राइट ऑफ लीन तो गया, है ना। एज फॉर एग्जाम्पल 19th को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ था। क्या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ था कि 19 सितंबर को कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हुआ, जिसके अकॉर्डिंगली बायर ने अपनी तरफ से चेक दिया था 19 तारीख को, और सेलर ने कमिटमेंट दिया था कि सर मैं 21 तारीख को आपको पोजेशन ट्रांसफर कर दूंगा, गुड्स एकदम रेडी करके आपके पास भिजवा दूंगा। कब भिजवाऊंगा? 21st को, 21 सितंबर। अभी इसी बीच में एक ट्विस्ट हुआ। क्या? सेलर ने जैसे ही गुड्स को डिलीवर किया, यहाँ पे डिलीवर किया मिडल मैन के पास, मिडल मैन इसको लेकर जा रहा है मगर बायर तक अभी पहुंचा नहीं है। इसी बीच सेलर के फोन की रिंग बजी और पता चला कि जो चेक डाला गया था वो चेक बाउंस हो गया। लॉ कहता है ऐसे मोमेंट पे जब गुड्स तो हाथ से निकल चुके हैं तो राइट ऑफ लीन तो अब आप यूज नहीं कर पाओगे, आपके पास है ही नहीं पोजेशन, है ही नहीं पोजेशन, पोजेशन तो हाथ से जा चुकी है। मगर अभी भी सेलर, तुम जो बने हो अनपेड सेलर, घबराना मत, तुम्हारे पास अभी एक राइट और है। क्या राइट है? अनपेड सेलर तुम्हारे पास क्या राइट अवेलेबल है? तुम वो रास्ते से भी गुड्स वापस मंगवा सकते हो। भाई बायर तक पहुंचे नहीं है ना, अगर बायर तक पहुंच गए या बायर के एजेंट तक भी पहुंच गए तब तो राइट, ये वाला राइट भी गया हाथ से। राइट ऑफ लीन उसी वक्त खत्म हो गया जब सेलर के हाथ से पोजेशन गई। अगर सेलर या सेलर के एजेंट के पास गुड्स हैं तो ये मान के चलो कि अभी तो सेलर के पास ही गुड्स हैं, पोजेशन उसी के पास है। लेकिन सेलर के हाथ से गुड्स जा चुके हैं, बायर तक पहुंचे नहीं हैं, रास्ते में है कहीं, और इसी बीच में सेलर अगर बन गया अनपेड सेलर, तो क्या वो गुड्स वापस मंगवा सकता है? देखो यार, वैसे तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि गुड्स तुमने पैक कर दिए, डिलीवर भी कर दिए, और अब तुम बीच रास्ते से वापस मंगवा रहे हो। मत, नहीं नहीं सेलर, ऐसे मत करो, इतना भी मत करो, ये तो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन लॉ कहता है अगर अनपेड सेलर श्योर है कि भाई उसको पैसा नहीं मिलने वाला आसानी से, उसको पैसा आसानी से नहीं मिलेगा, अगर वो ये बात से श्योर है, श्योर कब होगा? जब अनपेड सेलर को पता लगे कि भाई बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। जब यानी कि ये जो राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट है, ये सिर्फ तभी यूज किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ तब यूज किया जाएगा जब सेलर से गुड्स का पोजेशन जा चुका है, बायर तक गुड्स का पोजेशन पहुंचा नहीं है, गुड्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट डिलीवरेबल पर्सन के पास है, डिलीवरी पर्सन के पास, एंड बायर मस्ट हैव बिकम इंसॉल्वेंट। अगर बायर अभी भी सॉल्वेंट है, माना सेलर तुम्हारा चेक बाउंस हो गया मगर बायर सॉल्वेंट है भाई, पेमेंट कर देगा। एक तो तुम पैक कर चुके हो, डिलीवर करा चुके हो, अब तुम वापस मंगवा रहे हो बीच में से सिर्फ इसलिए कि चेक बाउंस हो गया। मैं कर दूंगा पेमेंट, गुड्स जा चुके हैं तुम्हारे हाथ से, इतना ट्रस्ट रखो। भाई अगर तुम्हें इतना ही डाउट था तो पहले वेट करते, वेट करते कि चेक क्लियर होगा उसके बाद मैं गुड्स डिलीवर करूंगा, मुझे मैसेज आ जाए बैंक से कि चेक क्लियर हो गया। तुमने भी तो वेट नहीं किया, क्योंकि तुम्हें पता है कि कहीं ना कहीं पेमेंट हो जाएगा, तुमने गुड्स को डिलीवर कर दिया। अब जैसे ही गुड्स को डिलीवर किया, बायर के पास पहुंचे नहीं है, इसी बीच में चेक बाउंस हो गया, लॉ कहता है गुड्स वापस नहीं मंगा सकते। लेकिन सेलर, अगर जो तुम अनपेड सेलर बन ही चुके हो क्योंकि चेक बाउंस हो गया, प्लस ये बात पक्की है कि अब बायर से पेमेंट मिलने के कम ही चांसेस हैं, ये बात पक्की कैसे होगी? वही बायर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया,
ऐसे मोमेंट में तो लॉ कहता है रास्ते से भी गुड्स को वापस मंगवा सकते हो तुम। एक फोन घुमाओगे, देखो अगर सेलर का अपना एजेंट है तब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, ये तो राइट ऑफ लीन ही है। लेकिन अगर कोई तीसरा बंदा है, मिडिल मैन, मैंने बोला था ना ये इंडिपेंडेंट पर्सन है, तो इसको तो कोई ना कोई प्रमाण देना पड़ेगा ना कि हम गुड्स वापस क्यों मंगवा रहे हैं। तुम इसको बोलोगे भाई बायर इंसॉल्वेंट हो गया, प्लस इसने जो चेक दिया था वो भी बाउंस हो गया। अब श्योरिटी नहीं है कि जो गुड्स तुम लेकर इनके पास जा रहे हो उसका पैसा मेरे पास आएगा। प्लीज भगवान के लिए गुड्स वापस ले आओ, गाड़ी वापस घुमा लो। तो जब जाते हुए गुड्स बीच में रोक दिए जाएं, जब उनकी डिलीवरी बीच में रोक दी जाए, डिलीवरी की शुरुआत तो हो गई है मगर एंड नहीं होने दिया गया। जब राइट ऑफ लीन हाथ से निकल जाए तब भी एक राइट होता है आपके अनपेड सेलर के पास। उस एक राइट को हम क्या नाम कहते हैं? राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट। द गुड्स आर इन ट्रांजिट और तुमने उनको वहीं से रोक लिया, वापस बुलवा लिया। सेलर तुम्हारी इतनी मजाल, इतनी मजाल सेलर तभी कर सकता है व्हेन द बायर मस्ट हैव बिकम इंसॉल्वेंट। है ना? ये कंडीशंस देखो क्या है। द सेलर मस्ट हैव पार्टेड विद द पोजेशन ऑफ द गुड्स, मतलब सेलर से गुड्स जो हैं वो पार्टेड हो चुके हैं, सेलर से गुड्स जा चुके हैं। गुड्स मस्ट बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। द सेलर मस्ट हैव पार्टेड विद द पोजेशन ऑफ द गुड्स। द गुड्स मस्ट बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, मतलब वो बायर तक पहुंचे नहीं है। एंड द बायर मस्ट हैव बिकम इंसॉल्वेंट। तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी तब कहीं जाकर आप इस राइट को यूज कर सकते हो। क्या कहता है ये राइट? राइट कहता है राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स वाइल दे आर इन ट्रांजिट। वहां राइट ऑफ लीन में था टू रिटेन द पोजेशन, यहाँ पे क्या है? टू रीगेन द पोजेशन। आप पोजेशन वापस लेना चाह रहे हो ना। तो द राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स वाइल दे आर इन ट्रांजिट टू रीगेन द पोजेशन एंड टू रिटेन देम टिल द फुल प्राइस इज पेड। मतलब अनपेड सेलर ने गुड्स को वापस मंगवा लिया कि भैया बायर तो हो गया इंसॉल्वेंट, गुड्स वापस ले आओ। अब बायर खुद आएगा, पहले पूरा पेमेंट करके जाएगा, फिर मैं गुड्स दूंगा, वरना मैं गुड्स नहीं दूंगा। अब आप कहोगे मैम ओनरशिप तो ट्रांसफर हो चुकी है। ऐसे कैसे सेलर कुछ भी कर सकता है? हाँ, मगर अनपेड सेलर कर सकता है। समझ रहे हैं? यहाँ पे ऑफिशियल लिक्विडेटर का बड़ा रोल प्ले होगा, क्योंकि बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो वो बायर के सारे एसेट्स को काउंट करेगा। फिर बायर वो भी गिनवाएगा कि भाई मैंने गुड्स परचेज किए थे, पेमेंट नहीं किया था, ओनरशिप मेरे पास आ गई थी, मगर सारी बातें होंगी वो। सो ये राइट आप कैसे यूज करोगे? सोचो। द राइट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय एक्चुअली टेकिंग द पोजेशन और गिविंग द नोटिस टू द कैरियर। ठीक है? इस राइट को यूज कैसे करेगा अनपेड सेलर? कब कर सकता है यूज अनपेड सेलर इस राइट को यूज? जब उसके हाथ से गुड्स निकल जाए, रस्ते में हो और बायर इंसॉल्वेंट हो जाए। अब वो रस्ते में कितने रस्ते में है? अभी जस्ट थोड़ा आधा किलोमीटर ही गए थे, फोन की घंटी बजी, चेक बाउंस हो गया। सेलर ने अपनी स्कूटी दौड़ाई और उस ट्रक को फॉलो किया और आधे रास्ते में जाके उसको रोक लिया, पोजेशन ले लिया खुद ही जाकर। है ना? और दूसरा तरीका क्या है कि सेलर ने फोन घुमा दिया उस डिलीवरी पर्सन को कि भाई गाड़ी वापस घुमा ले, बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है एंड एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 मेरे पास राइट है कि मैं उन गुड्स की डिलीवरी रोक सकता हूँ। स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट, वो गुड्स जो भी रास्ते में है उनका डिलीवरी मैं रोक सकता हूँ। आई कैन स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट। मगर आप खुद सोचिए, अगर ये गुड्स जो हैं बायर के पास पहुंच जाए तब क्या इस राइट को यूज कर पाओगे? नहीं। बायर के एजेंट के पास पहुंच जाए तब क्या इन गुड्स का इस्तेमाल कर पाओगे, राइट का? नहीं। अगर जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है वो ही बायर के नाम हो जाए तब भी क्या इस राइट का यूटिलाइजेशन हो पाएगा? द आंसर इज नो। सो वेयर द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड हैज बीन इशूड और लॉफुली ट्रांसफर्ड, वही वाला पॉइंट है जो राइट ऑफ लीन में था, तो गाइज आपका टर्मिनेशन हो जाएगा राइट ऑफ स्टॉपेज। कब कब टर्मिनेट होगा? वही 5 से 6 सर्कमस्टांसेस हैं, वही है। when the buyer disposes the goods with the consent, सबसे important point है ये, with the consent of the seller, where the goods are delivered to the ship chartered by the buyer। मान लो बायर ने अपना ट्रक भेजा था, अपनी शिप, अपना ट्रक, अपना ट्रांसपोर्टेशन भेजा था, सेलर ने सारे गुड्स जो थे वो बायर के ट्रक में लोड करा दिए। अभी वो ट्रक जो है 1 किलोमीटर ही गया होगा आगे, तो सेलर को नोटिस आया जी बाउंस हो गया चेक।
तो क्या वो ट्रक वापस घुमाया जा सकता है? नहीं, वो तो बायर का ट्रक था, गया। यू कैन नॉट स्टॉप दैट ट्रक। या फिर मान लीजिए वो डिलीवरी पर्सन जो था उसने बायर को इन्फॉर्म कर दिया है, भाई गुड्स आ गए हैं, अब तुम्हारे हैं, मैं गुड्स होल्ड कर रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई। अगर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाए, वो थर्ड पर्सन जिसके पास गुड्स हैं, जब वो ये बायर को एक्नॉलेज कर दे कि सर मैं गुड्स ला रहा हूँ, मेरे पास जो अब गुड्स रखे हैं ना इनका पेमेंट कर देना, डिलीवरी चार्जेस पे कर देना। बायर ने कहा हाँ हाँ मैं कर दूंगा, आजा। ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपका राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट जो है वो खत्म। देखो ये शुरू कब होता है राइट? जब हाथ से गुड्स निकल गए। राइट ऑफ लीन आप कब यूज करते हो? जब गुड्स आपके पास ही है, रिटेन करना है आपको। लेकिन राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट शुरू कब होगा? जब राइट ऑफ लीन खत्म होगा। कराएंगे अभी हम डिटेल में। तो राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, ये जो राइट है एक अनपेड सेलर को तब मिलता है जब गुड्स उसके हाथ से जा चुके हैं, रास्ते में है, ठीक है, और बायर मस्ट हैव बिकम इंसॉल्वेंट। राइट ऑफ लीन तो एक ऐसा राइट है चाहे बायर सॉल्वेंट भी क्यों ना हो, तब भी वो इस राइट को यूज कर सकता है। बट राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये वाला राइट तो भाई ऐसा राइट है तुम तभी यूज करो सेलर जब तुम श्योर हो कि तुम हो गए हो अनपेड सेलर, और बायर जो है वो बन चुका है आपका एक इंसॉल्वेंट पर्सन। अच्छा कभी कभी होता है कि ना गुड्स की पार्ट डिलीवरी होती है। मान लो जो गुड्स जाने थे ना, पोजेशन जो जानी थी, उनको दो ट्रक्स में डाला गया। पहला ट्रक तो बायर के पास गया, और जो दूसरा ट्रक था अभी पहुंचा नहीं था। उससे पहले सेलर को नोटिस आया, जी मैं तो बन गया अनपेड सेलर क्योंकि चेक बाउंस हो गया। तो क्या सेलर जो अब अनपेड सेलर है, क्या वो दूसरे ट्रक की डिलीवरी रोक सकता है? क्या लगता है आपको? सोचो, दो ट्रक्स में सामान जा रहा है, ज्यादा सा सामान। पहला ट्रक तो डिलीवर हो गया बायर को, दूसरा अभी डिलीवर नहीं हुआ, रास्ते में है। इसी बीच न्यूज आई कि बायर आपका इंसॉल्वेंट हो गया। तो क्या सेलर वो दूसरे ट्रक को स्टॉप कर सकता है इन ट्रांजिट? लॉ मेकर्स कहते हैं वो डिपेंड करता है दोनों पार्टीज के बने हुए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अगर सेलर और बायर ने पहले ही ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ था कि एक की डिलीवरी मतलब सबकी डिलीवरी, अगर एक भी लॉट आपके पास डिलीवर हो गया ना तो मैं मान के चलूंगा अब तो सारा ही लॉट आपका है, चाहे वो आज डिलीवर हो चाहे कल। लेकिन अगर उन दोनों ने कुछ ऐसा डिसाइड किया था कि सर पहला लॉट डिलीवर होगा तो पहली पेमेंट होगी, दूसरा लॉट डिलीवर होगा तो दूसरी पेमेंट होगी, मतलब पार्ट डिलीवरी को उन्होंने सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स बना रखे हैं, ऐसे केस में टर्मिनेशन ऑफ राइट ऑफ स्टॉपेज जो है वो नहीं होगा। दोबारा से देखो क्या बोला मैंने, वेयर द पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन मेड, द रिमाइंडर ऑफ द गुड्स मे बी स्टॉप्ड इन ट्रांजिट। चाहो तो स्टॉप कर सकते हो अगर आपस में कुछ ऐसा डिसाइड किया है तो। जैसे कभी कभी सेलर लोगों को बोलते हैं ना कि सर थोड़ा सा लॉट आपके पास गया, आप मान के चलो सारे ही गया, मैं बचे हुए लॉट का क्या करूंगा, ये से भी भेजो, कोर्ट से पैसा निकलवाएंगे अब बायर से। तो समझ रहे हैं? सो दिस इज योर राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। दो राइट्स हो गए, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल क्या होता है, ये सब हमने कर लिया। आप मुझे एक बात बताइए, जरा इन दोनों के बीच का डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं तो आपको और क्लैरिटी होगी, फिर आप मुझे बताना प्लीज डू शेयर योर फीडबैक्स कि आपको कितना समझ आ रहा है। एंड अगेन अ हम्बल रिक्वेस्ट, इन लेक्चर्स को देखने के बाद एमसीक्यूज जरूर सॉल्व करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आइए इनका बीच का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ये डिफ्रेंसिएशन एग्जाम्स के पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ना बहुत क्लैरिटी आती है। देखो राइट ऑफ लीन का मतलब क्या होता है? राइट ऑफ लीन का मतलब होता है जब आप गुड्स आपके पास है आप अपने पास ही रखते हो। राइट ऑफ स्टॉपेज का मतलब स्टॉप करना है, मतलब आप रोक रहे हो। राइट ऑफ स्टॉपेज का मतलब क्या है कि गुड्स डिलीवर हो चुके हैं, अब आप जो है उनको वापस बुला रहे हो बीच रास्ते में से इन ट्रांजिट, राइट? तो डिफरेंसेस करते हैं। डिफरेंस नंबर वन, पोजेशन डिफरेंस। पहला डिफरेंस क्या है? गुड्स राइट ऑफ लीन में आपको क्या लगता है पोजेशन किसके पास है? मैम राइट ऑफ लीन में तो अनपेड सेलर के पास ही पोजेशन है ना, द एक्चुअल पोजीशन इज इन द हैंड्स ऑफ द सेलर। लेकिन राइट ऑफ स्टॉपेज में जो पोजेशन ऑफ गुड्स है वो किसके हाथ में जा चुका है?
मैम उस कैरियर या फिर अदर बेली की हु इज एक्टिंग एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, वो ना तो सेलर है ना बायर है ना उनके एजेंट है। अच्छा, जो राइट ऑफ लीन है, चाहे से बायर सॉल्वेंट हो या इंसॉल्वेंट हो, दोनों ही केसेस में यूज किया जा सकता है। अगर कैश सेल्स है और कैश पे नहीं किया गया, क्रेडिट सेल्स है और क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया बट अभी तक भी बायर ने पेमेंट नहीं किया, तो हम उस टाइम पे ये नहीं देखेंगे कि बायर सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट, इस राइट को यूटिलाइज करेंगे। सेलर कहेगा भैया मैं नहीं दे रहा अपने गुड्स, मेरे गोदाम में रखे मैं वहीं रखे रखूंगा, राइट ऑफ लीन, आई विल नॉट डिलीवर द गुड्स। यानी कि राइट कैन बी एक्सरसाइज इवन व्हेन द बायर इज सॉल्वेंट बट रिफ्यूजेस टू पे द प्राइस। राइट ऑफ स्टॉपेज आप कब यूज कर सकते हैं? ओनली व्हेन द बायर मस्ट हैव बिकम इंसॉल्वेंट, यानी कि राइट कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन द बायर हैज बिकम इनसॉल्वेंट। तीसरा पॉइंट, एंड वर्सेस कमेंसमेंट। राइट जो लीन है ये कब खत्म हो जाएगा? जैसे ही गुड्स ट्रांजिट में गए, ये वाला राइट तो खत्म, यानी कि राइट कम दिस राइट ऑफ लीन कम्स टू एन एंड व्हेन द सेलर डिलीवर द गुड्स टू द कैरियर। लेकिन अभी भी एक राइट है आपके सेलर के पास, राइट ऑफ स्टॉपेज। ये वाला राइट कमेंस ही कब होगा? कमेंस मतलब स्टार्ट ही कब होगा? when the seller delivers the goods to a carrier। चौथा पॉइंट, पर्पस। द पर्पस ऑफ राइट इज टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स। इनका पर्पस क्या है? टू रीगेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स, है ना, वापस मिल जाए हमें, दोबारा से पोजेशन हमारे पास आ जाए, वो पर्पस होता है राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट का। Fifth point, mode of exercising the rights। The right can be exercised by the seller। भाई ये राइट ऑफ लीन तो सेलर के पास ही गुड्स हैं तो वो ये राइट अपने आप ही यूज कर सकता है ना, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, ये वो राइट है जो तभी यूज किया जा सकता है जब आपका सेलर जो है वो कैरियर या अदर बेली को इन्फॉर्म करे, है ना, उनकी मदद से ही यूज कर सकते हैं। सो गाइज ये दो राइट्स हम लोगों के हो गए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये जो एक पॉइंट हम लोगों ने किया कि अगर सेलर से बायर के पास गुड्स आने हैं और मान लो बायर ने आगे चलकर उसे दोबारा सेल करनी है, तो उसे हम बुलाते हैं सब सेल। या बायर ने गुड्स को सेल नहीं करना, आगे चल के किसी के पास गिरवी रखना है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लेज। सेलर अगर बन गया मेरा अनपेड सेलर, यूपीएस, तो क्या अभी भी वो गुड्स को डिलीवर करेगा या नहीं करेगा? मैंने ये पॉइंट पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। अगर सेलर की कंसेंट से होगा ना सारे काम, तब तो भाई आप डिलीवरी नहीं रोक सकते। सुनो जरा ध्यान से, मैंने क्या बोला, एक छोटा सा टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय द बायर। जनरल रूल ये कहता है कि बायर गुड्स को लेने के बाद, बायर सेलर से गुड्स को लेने के बाद आगे उनका क्या करेगा उससे आपके सेलर को कोई लेना देना नहीं है। सेलर तो बस इतना जानता है कि भाई अगर मैं अनपेड सेलर बन गया तो मैं तुम्हें गुड्स नहीं दूंगा। अब मैं तुम्हें गुड्स नहीं दूंगा तब तक जब तक तुम मेरा पैसा नहीं देते। बायर कह रहा है अरे यार ऐसे मत करो, मैंने किसी और को आगे कमिटमेंट किया है, तुम मुझे गुड्स दोगे तो मैं आगे उसे दे पाऊंगा। तो सेलर कहेगा भाई मुझसे पूछ के थोड़ी कमिटमेंट दिया था, मुझे क्या लेना कि तुम आगे चल के इस गुड्स को किसी को गिरवी रखते हो, दोबारा सेल करते हो, क्या करते हो, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए बस, वो दे दो। यानी कि ये जनरल रूल है, सही बात भी है। द अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन एंड स्टॉपेज इज नॉट इफेक्टेड बाय, ये जितने भी राइट्स मिले ना, राइट ऑफ लीन की और स्टॉपेज ऑफ गुड्स एंड ट्रांजिट, इन ये सारे राइट्स जो हैं गाइस, इस चीज से इफेक्ट नहीं होने वाले कि बायर ने आगे किसी को सेल का, फर्दर सेल का या फिर प्लेज का कमिटमेंट दिया हुआ है, राइट। द अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट इफेक्टेड बाय एनी फर्दर सेल और द अदर डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स बाय द बायर। सेलर कहेगा भाई मुझे क्या लेना देना, तुमने किसको क्या कमिटमेंट किया, मुझे मेरा पैसा दे दो और ले जाओ गुड्स, फिर दे दो जिसको भी देना है, प्लेज करना है, जो मर्जी करना है करो, जो सही लगे। लेकिन अगर ये सारे कमिटमेंट दिए गए हैं, बायर ने सारे कमिटमेंट दिए हैं सेलर की कंसेंट से, यानी कि where the subsale or the other disposition by the buyer has been done with the consent of the seller,
with the consent of the seller, then in that case आप राइट ऑफ लीन यूज नहीं कर पाओगे। ये वही वाला पॉइंट है ना, टर्मिनेशन ऑफ राइट ऑफ लीन, जो हमने पढ़ा था, याद है? टर्मिनेशन ऑफ राइट ऑफ लीन where the buyer disposes the goods with the consent of the seller, where the subsale or the other disposition of the buyer has been done with the consent of the seller। ऐसे केस में तो चाहे से पेमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, अनपेड सेलर, तुम जो है अब राइट ऑफ लीन या राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांसिट यूज नहीं कर पाओगे, तुम्हें गुड्स डिलीवर करने ही पड़ेंगे। और कब है जब ये राइट टर्मिनेट हो जाते हैं? पढ़ा तो था हमने, वेयर the document of title to the good has been issued or lawfully transferred to any person as buyer, and that person transfers the document by way of sale to a person who takes the document in good faith for consideration। मतलब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सेलर से बायर के और बायर से किसी और के नाम ट्रांसफर अगर हो चुके हैं, तो आपका सेलर अगर अनपेड सेलर बन भी जाए, वो राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांसिट को यूज नहीं कर पाएगा। गाइस, आप लोग चाहें तो इस वीडियो को 5-10 मिनट के लिए पॉज कर सकते हैं, एंड देन आप लोग पूरा का पूरा जो है इसको रिवाइज करिए, एक बार रीड करिए अपनी बुक में से। देखो, राइट ऑफ रिटेन, ठीक है, मैं ब्रेक नहीं ले रही हूँ, आप लोग ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ब्रेक के बाद आप आएंगे अगर, तो मैं कहूँगी वेलकम बैक। सुनिए, ये जो राइट ऑफ लीन है, ये जो दो राइट्स के बारे में मैंने बात करी, राइट ऑफ लीन या फिर राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, ये दोनों राइट्स सेलर, अनपेड सेलर क्यों यूज करेगा? कि भाई बायर तो पेमेंट कर नहीं रहा है, इन गुड्स को मैं किसी और को भेज देता हूँ। सेलर जो अभी आप लोगों का बन चुका है एक अनपेड सेलर, सेलर ने क्या किया, जैसे ही ये एक अनपेड सेलर बना, इसने गुड्स जो है इसके ऊपर या तो राइट ऑफ लीन यूज किया या फिर राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट यूज किया, कुछ भी किया, कर करा के इन गुड्स का पोजेशन वापस अपने पास ले आया, इन गुड्स का जो पोजेशन है वो अपने पास ले आया, क्योंकि इसको क्लियर हो गया जी बायर से पेमेंट नहीं आएगा। तो अब क्योंकि बायर जो है वो पेमेंट नहीं कर रहा है, कोई भी वजह हो सकती है, राइट, इस केस में तो इंसॉल्वेंसी ही होती है। अभी ये सेलर जो कि एक अनपेड सेलर बना, बेशक से वो पहले सेल कर चुका था, बायर के पास ओनरशिप दे चुका था, मगर क्योंकि सेलर और बायर के बीच में सेल जरूर हुई थी, मगर सेलर अभी सेलर नहीं रहा, बन गया है अनपेड सेलर, प्लस राइट ऑफ लीन या फिर राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट को यूज करके ये पोजेशन अपने पास ला चुका है। ऐसे केस में ये क्या करेगा उन गुड्स का? अब उन्हें यूज करेगा ना। यूज करते समय हो सकता है, यूज करने का मतलब है कि वो आगे चल के उन्हें रीसेल भी तो कर सकता है, रीसेल, है ना, स्पेशली अगर पेरिशेबल गुड्स हैं, कितना वेट करोगे? पेरिशेबल गुड्स थे जिनकी 55,000 कॉस्ट थी, बायर ने पेमेंट नहीं किया, सेलर ने वापस मंगवा लिए बीच रास्ते में से गुड्स, या फिर मान लो सेलर के पास ही थे गुड्स और सेलर ने आगे देने से मना कर दिया, अनपेड सेलर ने, मैं नहीं दे रहा गुड्स, पेमेंट तो आई नहीं, 24 घंटे बीत गए, इसी बीच में गुड्स जो है ना वो पेरिश होने लग गए, इनका वैल्यू घट के 52,000 ही रह गया। अब ये बताओ, जो 3,000 रुपए का नुकसान हुआ, अब आपका अनपेड सेलर रीसेल तो कर देगा टू द न्यू बायर, कोई ना कोई नया बायर ढूंढ के फटाफट से गुड्स को बेच तो जरूर देगा, मगर जिन गुड्स का उसको प्राइस मिल सकता था 5500, अब उन्हीं गुड्स का इसे प्राइस मिलेगा कितना? सिर्फ और सिर्फ 5200। और ये सारा नुकसान किसकी वजह से हुआ? ये डिफॉल्टिंग पार्टी की वजह से, ये डिफॉल्टिंग पर्सन की वजह से। तो लॉ कहता है नए बायर को रीसेल करते समय जो भी लॉस हुआ, वो लॉस आप ओल्ड बायर से रिकवर कर लेना, क्योंकि उसी की वजह से तो लॉस हुआ है। लेकिन ये लॉस आप ओल्ड बायर से भी ना तभी रिकवर कर सकते हो जब आपके अनपेड सेलर ने रीसेल करने से पहले बायर को, ओल्ड बायर को इन्फॉर्म किया हो, जैसे ओल्ड बायर से गुड्स बीच रास्ते से वापस मंगा लिए, नया बायर भी ढूंढ लिया,
अब लॉ कहता है अनपेड सेलर सेल करनी है ना, तुम्हें दोबारा रीसेल करना है गुड्स को, तो दोबारा रीसेल करने से पहले ना अपने ओल्ड बायर को एक चांस दे दो। फोन घुमाओ उसे और बोलो कि देख ओल्ड बायर, गुड्स तो मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि तुम इंसॉल्वेंट हो गए हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कहीं से कैश अरेंज हो गया है, तुम पेमेंट कर सकते हो, तो कल तक आ जाओ, कल तक आ जाओ और आकर जो है ये गुड्स को ले जाओ। अगर तुम कल तक नहीं आए, गुड्स को नहीं लेकर गए, तो फिर मैं ये किसी और को बेच दूंगा। ये नोटिस क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि बायर के पास एक्चुअल ओनरशिप गई थी स्टार्टिंग में। ही डिजर्व्स टू नो दैट। प्लस आप खुद सोचिए कि किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है कि वो उस समय पेमेंट करने नहीं आया, हो सकता है वो अगले दिन आ जाए। प्लस जब अनपेड सेलर से नोटिस मिल रहा है कि देख भाई अगर कल तक नहीं आया तो ये गुड्स किसी और को सेल हो जाएंगे, हो सकता है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो लॉ मेकर्स कहते हैं अनपेड सेलर रीसेल करो, और रीसेल करते समय ना नोटिस दे देना। नोटिस किसको? ओल्ड बायर को। और फिर गुड्स को बेच दो। नोटिस दे दो, यानी कि अनपेड सेलर्स राइट टू रिकवर। अनपेड सेलर जो है वो नोटिस देगा और फिर रीसेल करेगा। अब वो रीसेल करते समय अगर लॉस हो गया, 55,000 की गुड्स 52,000 में बिके हैं, तो लॉ कहता है ओल्ड बायर से वो सारा पैसा निकलवाया जाएगा। यानी कि अनपेड सेलर्स राइट टू रिकवर द लॉस ऑन द सेल फ्रॉम ओल्ड बायर। वो किससे रिकवर करेगा ये पैसा? ओल्ड बायर से। मगर ये राइट इसको कब मिलेगा? जब इसने नोटिस दिया हो। अगर इसने नोटिस नहीं दिया तो ओल्ड बायर लॉस नहीं बियर करेगा। समझ रहे हैं? अच्छा, ये भी हो सकता है कि जो ओरिजिनल बायर के राइट के बारे में बताइए। ओरिजिनल बायर को तुमने इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई देखा आ जा, पेमेंट कर जा और गुड्स ले जा। ओरिजिनल बायर जो है वो, उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब फिर भी वो नहीं आया, फिर भी वो नहीं आया। इसी बीच में वही 55,000 की गुड्स जो है वो प्रॉफिट में बेच दिए गए, 57,000 की मान लो। यहाँ पे तो हमने कम में बेचे थे ना, ओरिजिनल प्राइस था 55,000, 57,000 के गुड्स बिके हैं, 2,000 प्रॉफिट में बिक गए। भाई ओरिजिनल बायर जो था वही तो ओनर था, उसको तुमने इन्फॉर्म भी कर दिया कि कल तक आओ, आकर सारी पेमेंट करके जाओ। नहीं आए तो रीसेल होगा। अब वो रीसेल में प्रॉफिट हो गया, तो क्या वो प्रॉफिट सेलर अपने पास रखेगा, अनपेड सेलर अपने पास रखेगा, या ओरिजिनल बायर को देगा? लॉ कहता है ओरिजिनल बायर को नहीं मिलने वाला, उसको तो हमने इन्फॉर्म भी कर दिया था, फिर भी वो नहीं आया। हाँ, लेकिन अगर तुमने उसे इन्फॉर्म किए बिना उसकी चीज किसी और को बेच दी और उसमें प्रॉफिट हुआ है, तो अनपेड सेलर वो प्रॉफिट का हिस्सा जो है वो ओरिजिनल बायर की जेब में जाएगा, बिकॉज ही इज द रियल ओनर। ठीक है, तो अनपेड सेलर के पास राइट है कि वो लॉस रिकवर कर सकता है अगर उसने नोटिस दिया है तो। और ओरिजिनल बायर के पास राइट है कि वो प्रॉफिट रिकवर कर सकता है अनपेड सेलर से अगर उसे नोटिस ना मिला हो तो। और मैम न्यू बायर, क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको तो डेफिनेटली मिलेगा क्या? गुड टाइटल। याद है हम लोगों ने पढ़ा था सेल बाय अनपेड सेलर? जब हमने पढ़ा था सेल बाय नॉन ओनर्स का कॉन्सेप्ट, तो वहां पर हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था सेल बाय अनपेड सेलर।
रीसेल का ये राइट गाइस आप कब यूज कर सकते हो? ये थोड़ी है कि भाई आज आपने डीलिंग करी और अब आज ही कुछ को बेच दिया। वेट तो कर लो, क्या पता बायर जो है वो बेचारा पैसे लेकर आ ही रहा हो। इतनी भी क्या जल्दी है गुड्स को सेल करने की? तो राइट ऑफ रीसेल जो है, मतलब गुड्स को दोबारा किसी और को बेच देना, ये राइट आप सिर्फ 3 सर्कमस्टांसेस में यूज कर सकते हो। सेलर कौन? अनपेड सेलर इस राइट को सिर्फ 3 सर्कमस्टांसेस में यूज कर सकता है। पहला कि गुड्स जो है वो पेरिशेबल नेचर के हैं। दूसरा, सेलर ने तो भाई पहले ही एक्सप्रेसली राइट ऑफ रीसेल जो है वो रिजर्व कर लिया था। ठीक है, उसने पहले ही कह दिया था। मतलब यहाँ पर गुड्स जो है वो नॉन पेरिशेबल नेचर के हैं, जैसे फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो पेरिश नहीं होने वाले। लेकिन सेलर ने पहले ही कहा था कि भाई अगर मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुमने क्लियर नहीं किया, पेमेंट मुझे नहीं किया, तो मैं ये गुड्स किसी और को बेच दूंगा। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल पहले से ही रिजर्व्ड है वो राइट। याद है हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्लास की। ये किस केस में? इन केस ऑफ नॉन पेरिशिएबल गुड्स। तो ये राइट आप कब यूज कर सकते हैं? या तो गुड्स आपके पेरिशेबल नेचर के हैं, या फिर गुड्स आपके नॉन पेरिशेबल नेचर के हैं, बट द सेलर हैज रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। एंड अनपेड सेलर जो है उसने नोटिस दिया है बायर को अपनी इंटेंशंस का टू रीसेल, एंड बायर डज नॉट पे और टेंडर विद इन अ रीजनेबल टाइम। अनपेड सेलर ने टाइम दिया दिया था ना, कल तक पेमेंट कर देना। तो जब ये सारी चीजें फुलफिल होती हैं इन 3 केसेस में, इन 3 सर्कमस्टांसेस में, या तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये तीनों सर्कमस्टांसेस में से अगर एक भी कोई एक सर्कमस्टांस आ गया, मतलब जैसे तीसरा वाला ले लो, तीसरा वाले पॉइंट में पेरिशेबल गुड्स नहीं है, नॉन पेरिशेबल है, मगर सेलर ने कोई राइट रिजर्व नहीं किया था। अगर पेरिशेबल गुड्स हैं तो फर्स्ट पॉइंट आ गया, नॉन पेरिशेबल गुड्स हैं एंड सेलर हैज रिजर्व्ड अ राइट ऑफ डिस्पोजल, तो दूसरा पॉइंट आ गया। लेकिन अगर मेरे नॉन पेरिशेबल गुड्स है और सेलर ने ऐसा कोई राइट रिजर्व भी नहीं किया था, मगर सेलर ने इस बारी टाइम दिया है, बायर को कांटेक्ट किया और उसको टाइम दिया कि भाई कल तक पेमेंट कर देना, वरना मैं कल शाम को ही किसी नए सेलर को ये प्रोडक्ट बेच दूंगा। ऐसे सर्कमस्टांसेस अगर आएंगे, देन द राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट जो है, जिनको आपने लिया था, उनका इस्तेमाल करके आप अनपेड सेलर जो है इस राइट को यूज कर सकता है, जिसका नाम है राइट ऑफ रीसेलिंग द गुड्स। क्या है इसका नाम? राइट ऑफ रीसेलिंग द गुड्स। राइट ऑफ रीसेलिंग द गुड्स। तो गाइस इसी के साथ हम लोगों का ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो ओवर हो गया। हमने तीनों राइट्स पढ़े हैं, डिटेल में पढ़े हैं। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या है, डॉक्यूमेंट, और इसके अलावा रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल क्या है, वो भी हमने पढ़ लिया है ना। तो मैं एक क्विक रिविजन देती हूँ आपको, या मैं पहले ऑप्शन करा दूँ आपको। देखो अब आपका क्या बचा है पॉइंट, ये वाले पॉइंट्स तो आते हैं आपको श्योर। 1 सेकेंड। आइए वापस चलते हैं राइट्स ऑफ अनपेड सेलर के कॉन्सेप्ट पे। आज हमारा है लेक्चर नंबर 10। हमने डिलीवरी का कॉन्सेप्ट कर लिया था पिछली क्लास में, डिलीवरी क्या होती है, इसके मोड्स क्या होते हैं, है ना, और इसके जो भी इसके हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे वो रूल्स भी हमने कवर अप कर लिए थे, राइट। जो भी रूल्स थे, इसमें एक्सपेंसेस वाला भी मैंने एक रूल आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? गुड्स अगर वो डिलीवरेबल स्टेज तक ले जाने का सारा खर्चा सेलर का होता है, और गुड्स को डिलीवरी करवाते समय जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह है वो बायर बियर करता है। गुड्स आपके डिलीवर हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके एक्सेप्ट भी हो रहे हैं। एक्सेप्टेंस कब इफेक्टिव मानी जाएगी? जब बायर एक्सप्रेसली बोल दे, या फिर अपना कोई ऐसा बिहेवियर, ऐसा कोई कंडक्ट कर दे, या फिर टाइम ही एक्सपायर हो जाए। ठीक है, अब अनपेड सेलर कौन है? ये बेचारा वो सेलर है जिसने अपनी तरफ से सारी कंडीशंस एंड वारंटीज को फुलफिल किया है, उसके बावजूद भी इसका पेमेंट नहीं हुआ है। ये सेलर नहीं रहा, ये क्या बन गया है? अनपेड सेलर, जिसके साथ हुआ है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किया किसने है? बायर ने। तो बायर क्या है? एक डिफॉल्टिंग पार्टी।
और अनपेड सेलर क्या है, हमारे पास एक अग्रीव्ड पार्टी। तो इस अग्रीव्ड पार्टी को हम लोगों को क्या देनी पड़ेंगी, कुछ रेमेडीज इसको मिलती है बायर के अगेंस्ट, जो ये बायर से क्लेम कर सकता है। बायर से ये क्या क्या क्लेम कर सकता है भाई, आपका ये बायर से क्लेम कर सकता है, जो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, ये बायर से प्राइस क्लेम कर सकता है, ये डैमेजेस क्लेम कर सकता है फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स। ये बायर ने अगर गुड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, मतलब अभी डिलीवरी हुई नहीं है गुड्स की, उससे पहले ही गुड्स लेने से मना कर दिया, तो उसके डैमेजेस रिकवर कर सकते हो। इसके अलावा सेलर अगर चाहे तो बायर से इंटरेस्ट भी ले सकता है। लेकिन मैम ये सेलर जो अनपेड सेलर बना है, ये अब आपका गुड्स के साथ क्या कर सकता है, गुड्स के साथ ये 3 राइट्स एक्सरसाइज कर सकता है, राइट ऑफ लीन, right of stoppage of goods in transit and last resell of the goods। ठीक है, लास्ट आता है हमारे पास क्या, रीसेल ऑफ द गुड्स। अभी अनपेड सेलर एग्जैक्टली कौन होता है, ही इज द सेलर ऑफ द गुड्स जिसका पेमेंट हुआ ही नहीं है, या फिर हुआ है किसका इस्तेमाल करके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके, और वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था वो आप लोगों का डिसऑनर हो गया। इवन इफ द स्मॉल प्राइस ऑफ द गुड्स इज पेंडिंग ना, सेलर कैन डिक्लेयर हिमसेल्फ एज एन अनपेड सेलर, लेकिन ओनली द प्राइस ऑफ द गुड्स इज सपोज टू बी पेंडिंग। अगर कोई और अमाउंट आपका पेंडिंग चल रहा है, मान लो कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या फिर कोई और कॉस्ट है, तो आपका आपका सेलर ये नहीं कह सकता कि जी मैं तो अनपेड सेलर बन गया और अब मैं उन राइट्स को यूटिलाइज करूंगा, नहीं, तब नहीं आएगी वो चीजें। ठीक है, तो जब तक जब तक आपका बायर जो है सॉल्वेंट है और क्रेडिट पीरियड चल रहा है, तब भी आप अनपेड सेलर नहीं हो। क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया, फिर भी पेमेंट नहीं हुई, तो आप बन गए अनपेड सेलर। क्रेडिट पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ मगर उससे पहले बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो भी आप बन गए अनपेड सेलर। बायर पेमेंट करना चाह रहा है, तुम ले ही नहीं रहे हो सेलर, और फिर बोल रहे हो जी मैं तो अनपेड सेलर, ऐसे नहीं, ये सब नहीं चलेगा भाई, दिस इज रॉन्ग। तो कौन से राइट्स हैं जो आपको मिलेंगे, ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे, जो कितने सारे एग्जाम्पल्स हो गए। सबसे पहला राइट, राइट ऑफ लीन, दैट इज रिटेनिंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स अंटिल द फुल प्राइस इज रिसीव्ड। ठीक है, ये राइट आप 3 सर्कमस्टांसेस में यूज कर सकते हो। जब कैश पे किया गया, कैश सेल्स थी बट कैश पेमेंट करने से बायर ने मना कर दिया। जब क्रेडिट सेल्स थी, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया और बायर ने अभी तक भी पेमेंट नहीं करी है। और तीसरा, व्हेन द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, उस केस में तो आप क्रेडिट पीरियड ये भी नहीं देखोगे कि क्रेडिट पीरियड अभी बचा है या नहीं बचा है। ठीक है, ये जो राइट है आप लोगों का टर्मिनेट हो जाएगा। कब टर्मिनेट हो जाएगा, व्हेन इन 4 सर्कमस्टांसेस में, अब मैं सिर्फ रीड करती हूँ क्योंकि रिवीजन हो रहा है। डिलीवरिंग द गुड्स टू अ कैरियर और द अदर बेली, व्हेन द बायर और द एजेंट हैज लॉफुली ऑब्टेन्ड द पोजेशन, where the seller waives his right of lien, where the buyer disposes the goods consent of the seller, and when the document of title to the goods has been issued or lawfully transferred to the buyer। ऐसे केसेस में राइट ऑफ लीन यूज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। जब भी गुड्स सेलर के हाथ से निकल चुके हैं, रास्ते में हैं और बायर इंसॉल्वेंट हो जाए, राइट, तो वापस उन गुड्स को मंगवाया जा सकता है, उनकी पोजेशन वापस से मंगवाई जा सकती है। या तो सेलर खुद जाके गुड्स को ले ले, या फिर उस डिलीवरी पर्सन मिडिलमैन को नोटिस दे दे, इन्फॉर्म कर दे कि भाई गुड्स वापस ले आओ, बायर इंसॉल्वेंट हो गया। ये राइट इतना बड़ा राइट है जो सिर्फ तभी यूज कर सकते हो जब पक्का हो गया जी पेमेंट मिलने के कम ही चांसेस है। क्यों, क्योंकि बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। टर्मिनेशन के ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स हैं, डिफरेंसेस अब मैं नहीं कराऊंगी दोबारा। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी हम कर चुके हैं। ठीक है, रीसेल वाला पॉइंट हमने अभी किया है, ये नोटिस वाला पॉइंट भी हमने कर लिया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स होता है, तो जिस भी पार्टी ने डिफॉल्ट किया है, गलती करी है ना, उसको अब उसको कहीं ना कहीं जो है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। और जो बेचारी पार्टी है, अग्रीव्ड पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है, उसको हम कुछ ना कुछ राइट्स देते हैं, जैसे हमने अभी अनपेड सेलर को दिए। हमने पहले भी तो पढ़ा है ना कि
बायर के साथ भी तो ब्रीच हो सकता है, मतलब उसको अच्छी क्वालिटी के गुड्स ना दे रहे हो तो तो ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि बायर बेचारे के साथ ब्रीच हो जाए। तो अगर बायर के साथ ब्रीच हो रहा है और वो ब्रीच कर रहा है सेलर, तो बायर सेलर के अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकता है? बायर में सू द सेलर फॉर डैमेजेस। मान लो गुड्स डिलीवरी नहीं करे, तो उस बात को एक बेसिस रखकर बायर जो है केस फाइल कर सकता है, या फिर बायर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की भी डिमांड कर सकता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो टॉपिक किया था अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जब आपका बायर ये बोलता है कि भाई मेरे साथ ब्रीच हुआ है, सेलर ने गुड्स नहीं दिए, मगर मुझे वही गुड्स चाहिए, लॉ कहता है तुम्हें वही गुड्स चाहिए, ऐसी जिद तुम तब कर सकते हो जब गुड्स जो है वो स्पेसिफिक या वो किसी यूनिक नेचर के हो, तुम्हें पता है वो इजीली कहीं मिलेंगे नहीं। मैं पैनासोनिक का एसी एयर कंडीशन ऑर्डर किया, सेलर ने नहीं पे किया, मैंने केस फाइल कर दिया और मैं कह रही हूँ मुझे वही एसी चाहिए। अरे मैम, ऐसे तो आपको 1000 एसी मिल जाएंगे, वो कोई यूनिक नेचर का यूनिक कैरेक्टर का आर्टिकल तो नहीं है। तो लॉ मेकर्स यही समझाना चाहते हैं कि अगर बायर के साथ ब्रीच हो जाए, कौन कर रहा है? सेलर। तो बायर सेलर्स के अगेंस्ट कैसे कैसे एक्शन ले सकता है? पहला एक्शन, भाई गुड्स डिलीवर नहीं करे तो उससे डैमेजेस मांग लो, क्यों नहीं डिलीवर करे। या फिर आपका बायर अपील कर सकता है, फिर वो कोर्ट डिसाइड करेगा। अपील कर सकता है कोर्ट को कि भाई मुझे वो ही गुड्स चाहिए, और कोर्ट भी आपको ऐसा रेमेडी तब देगा जब कोर्ट को लगता है ना कि आर्टिकल जो है वो यूनिक नेचर का है। या फिर देर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, ये तो पढ़ चुके हैं। या फिर एंटिसिपेटरी ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होती है? जब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का टाइम आया, उससे पहले ही ना, जब आपकी पार्टी मना कर दे मुझे नहीं निभाना कॉन्ट्रैक्ट, तो वो होती है एंटिसिपेटरी ब्रीच। एक होती है एक्चुअल ब्रीच, परफॉर्मेंस वाले दिन जो ब्रीच हो एक्चुअल। परफॉर्मेंस वाले दिन से पहले जब पार्टी ब्रीच कर दे उसे हम कहते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच। यहाँ पर सेलर ने पहले ही मना कर दिया, मैं गुड्स डिलीवर नहीं करूंगा, वेट मत करना। भाई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तुमने, क्यों नहीं डिलीवर करोगे, क्यों परफॉर्म नहीं करोगे? राइट? तो ऐसी एंटिसिपेटरी ब्रीच के अगेंस्ट भी अगर आपका बायर चाहे, ही कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द सेलर। देखो ये राइट्स हैं जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर दिए गए हैं, और इनको यूटिलाइज कर सकता है आपका बायर। कैसे? कोर्ट में केस फाइल करके। अब आप केस को जीतोगे या नहीं जीतोगे वो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या एविडेंसेस हैं, क्या विटनेसेस हैं, क्या प्रूफ्स हैं। राइट? अब देखो यहाँ पर भी बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स जो है वो ओरल भी होता है, वो रिटर्न भी होता है। तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होता है ना, उनको प्रूव करना लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है। ये भी बात ध्यान में रखनी पड़ती है। इसके अलावा बायर में सू द सेलर फॉर इंटरेस्ट, ये तो वही पॉइंट है सिमिलर जैसा कि वहां पर था। ये भी एक टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ द एंड ऑफ द लेक्चर। देखिए अभी हमारे पास अभी भी 20 मिनट है पूरे, और हम इस 20 मिनट को पूरा यूटिलाइज करेंगे क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक हमारे पास अभी बचा है। और ये छोटा सा टॉपिक क्या है? ऑक्शन सेल का 10 मिनट का टॉपिक है। इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। देखो ऑक्शन सेल के बारे में ना हम लोग अपने बचपन से मूवीज में, सीरियल्स में, वेब सीरीज में, इन सब में देखते आ रहे हैं ऑलरेडी। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में, या अगर मैं कहूँ हम इसको हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, गुड्स की नीलामी हो रही है। ऑक्शन सेल के ऊपर भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आप बच्चों को याद हो तो जब मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कराया था, तब मैंने कहा था, वहां पर भी मैंने ऑक्शन सेल का एग्जाम्पल दिया है। तब मैंने कहा था कि ऑक्शन सेल जो है इट इज नॉट एन ऑफर। ये एग्जैक्टली आपका क्या होता है? इट इज एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। इन्विटेशन टू एन ऑफर। जैसे अगर आप किसी की शॉप पर जाते हो और कहते हो कि जी मुझे गुड्स खरीदने हैं, वो शॉप का ओपन होना वो भी है इन्विटेशन टू एन ऑफर। बायर गया, जाकर उसने ऑफर दिया, सेलर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। या फिर बायर गया, सेलर ने उसे ऑफर किया, बायर ने एक्सेप्ट कर लिया। कोई भी किसी को भी ऑफर या एक्सेप्टेंस दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना एक चीज है जो स्पेसिफिक है। यहाँ पे ऑफर जो दिया जाएगा वो ऑफर किसकी तरफ से दिया जाएगा? जो वहां पर बैठे बोली लगा रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बिड्स लगाना, और हम उनको क्या नाम देते हैं? बिडर्स। ये बिडर्स होते हैं आपके ऑफरर्स।
और ये बिडर्स जो हैं वो आकर अपनी तरफ से बिड्स लगाते हैं। अब एक बात बताइए, कोई ऑक्शन कंडक्ट किया गया, आप वहां पर गए, आपने देखे कई सारे आर्टिकल्स थे, आप खरीदना चाहते हो, आप स्पेसिफिकली गए हो वहां पे, आपने लिटरली पैसा खर्च किया है, और अब आप उस स्टेट में गए और वहां पर जाकर आप ऑक्शन को अटेंड कर रहे हो, आप बोली लगा रहे हो, बट आपका वो बोली, आपका वो बिड जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो क्या आप जो है अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस जो हैं वो उस ऑक्शनीर से रिकवर कर सकते हो? द आंसर इज नो, नहीं कर सकते। क्योंकि ऑक्शन जो कंडक्ट करवाता है ऑक्शनीर, राइट, ये खुद सेलर भी हो सकता है और ये सेलर का एजेंट भी हो सकता है। इन्होंने क्लियरली बात बोल दी है कि हम अभी कुछ को सेल नहीं कर रहे हैं, हमने ऑक्शन सेल लगाई है। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ, ऑप्शन सेल जो है वो कोई ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं है, वो है इनविटेशन टू एन ऑफर। ऑप्शन में एग्जैक्टली होता ही ये है कि जब हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आइए, और आकर जो है इन आर्टिकल्स का, इन गुड्स का, यहाँ पे मैं सिर्फ मूवेबल गुड्स के बारे में बात कर रही हूँ बिकॉज सोगा वहीं अप्लाई होता है। इन मूवेबल गुड्स का एक रेट बताया जाएगा कि जी ये रेट है, ठीक है, और इस रेट से ऊपर की अब आप बोली लगाइए, जिसको हम कहते हैं बिड्स लगाना, बिडिंग। कभी कभी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ना, आइटम का, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ना प्राइस आपको पता होता है। जैसे मान लीजिए कोई फ्लावर वेस है, बहुत ही एक्सपेंसिव फ्लावर वेस है, उसका प्राइस आपको पता है कि उसका प्राइस है 50,000 रुपये। अब अगर कोई उसे खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो ऑक्शनीर ने क्या बोला कि भाई 50,000 इज अ मिनिमम प्राइस, आपको जो अपनी बोली शुरू करनी है वो 50,000 के बियॉन्ड। तो आप बोलते हैं ना 50,000, 55,000, कोई और बोलता है 60,000, कोई कहता है 80,000। तो जिसकी भी जितनी ज्यादा बोली आगे बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा ऑक्शनीर का फायदा होगा, उतना ज्यादा ऑक्शनीर का फायदा होगा, राइट। लॉ मेकर्स कहते हैं ये जो एक प्राइस फिक्स्ड किया गया है यहाँ पर, इस ये जो मिनिमम प्राइस एक फिक्स्ड किया गया है, मिनिमम प्राइस जहां से आपकी बिडिंग शुरू होगी, इस मिनिमम प्राइस को अंडर दी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बुलाते हैं हम रिजर्व्ड प्राइस, और एक और नाम दिया गया है अपसेट प्राइस, ऑलरेडी डिसाइडेड प्राइस। अपसेट प्राइस मतलब ये तो भाई मिनिमम इतना पैसा तो आपको इस फ्लावर वेस का देना ही होगा, है ना, इस फ्लावर वेस का इतना पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा, इसके ऊपर अब आप बोली लगाइए। तो वो बिडर्स जो होंगे, जो बोली लगा रहे हैं, वो अपने अपने रेंज के हिसाब से, अपने अपने बजट के हिसाब से बोली लगाएंगे। जिसका अमाउंट सबसे हाईएस्ट है, जरूरी नहीं है कि उसको ही प्रोडक्ट बिकेगा। प्रोडक्ट कब बिकेगा वो डिपेंड करता है इस ऑक्शनियर के एक्शन के ऊपर। जैसे जो पुराने जमाने से, ये लॉ तो अभी बना है ना, आप लोगों का 1930 में बना है, उससे पहले ऑक्शन होती आ रही है। उस जमाने में ऑक्शनियर जो है अगर फॉलिंग ऑफ हैमर का इस्तेमाल करते हैं, लाइक ओके, आपने रेट बिड्स लगाई 55,000, 60,000, 75,000, 80,000, अब उसके बियॉन्ड कोई जा ही नहीं रहा। इन मिस्टर ने 80,000 की बिड लगाई, ऑक्शनियर को लगा यार बढ़िया प्राइस मिल रहा है, तो 80,001, 80,002, 80,003, सर ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई। तो ये एक तरीका है एक्सेप्टेंस को देने का। आपको याद होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि ऑफर अगर दिया जा रहा है तो इसका कंपलसरी मतलब नहीं है कि एक्सेप्टेंस आएगी ही आएगी। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, राइट, ये सब ऑफर दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी का भी ऑफर आपके ऑक्शनीर को पसंद ना आए तो वो मना कर देगा, मुझे नहीं बेचना, मुझे आप में से किसी का भी ऑफर नहीं पसंद। उस समय ये बिडर्स, ये जो ऑफरर हैं, ये नहीं कह सकते कि अगर आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना था तो आपने हमें बुलाया क्यों। भाई ये तो लॉ है, तुम्हें पता होना चाहिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ये सबसे फर्स्ट क्लास थी लॉ की जो हमने उन्होंने पढ़ी थी। यू आर सपोज टू नो द लॉ ऑफ द कंट्री इन विच यू आर लिविंग। एंड ऑक्शन सेल का तो ये कानून है कि जो बिडर्स आएंगे, बिड्स लगाएंगे, वो ऑक्शनियर को मजबूर नहीं कर सकते सेल करने के लिए। अगर ऑक्शनियर को लगता है कि हाँ यार प्राइस सही है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, फाइन, तो वो हैमर डाउन करने का मतलब ही क्या होता है, इतने जैसे ही हैमर डाउन किया, मान लेंगे जी वो ऑफर एक्सेप्ट हो गया, वो ऑफर एक्सेप्ट हो गया। जरूरी नहीं है कि हैमर ही डाउन किया जाए, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक कोई भी अमाउंट आपने बोला एंड देन 1 2 3 गॉन,
गोइंग, गोइंग एंड गॉन, ये प्रॉपर एक फॉर्मल तरीका ऐसे यूज करते हैं अभी भी जहां पर ऑक्शन सेल्स होती हैं। तो ऑक्शन सेल्स जो आपका कवर्ड है अंडर सेक्शन नंबर 66 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, वो इस बारे में बात करता है। अब आती है सवाल कि मैम क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है? द आंसर इज यस, लेकिन कभी भी 5 मार्क्स से ऊपर का कोई ये क्वेश्चन नहीं आया है। तो सिलेबस में ये इतना डिटेल में है भी नहीं, लेकिन जितना है वो मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। आइए ये फटाफट से देखें और क्लास वाइंड अप करें। हमारा आज ये चैप्टर पूरी तरीके से वाइंड अप हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ऑप्शन लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आपको ये टॉपिक मिलेगा, ऑप्शन सेल सेक्शन नंबर 64, सॉरी इसको हम 64। So auction sale means a public sale where the intending buyer assemble at one place and offer the price at which they are ready to buy the goods. जो वो ऑफर देते हैं उस बोली को बोलते हैं बिड्स, बिड्स लगाने वालों को बोलते हैं बिडर्स, ऑक्शन को कंडक्ट करवाने वाले को हम कहते हैं ऑक्शनीर। वो सेलर भी हो सकता है, सेलर का एजेंट भी हो सकता है, राइट। यूजुअली ऑक्शनीर उसी को ही अपने प्रोडक्ट सेल करता है जो हाईएस्ट बिड अपनी तरफ से लगाते हैं, हाईएस्ट बिड अपनी तरफ से कोट करते हैं। अब व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग द सेल बाय ऑक्शन? क्या रूल्स है? लॉ मेकर्स कहते हैं कि अगर सेल लॉट्स में हो रही है ना, जैसे ऐसा होता है समटाइम्स कि आपके 4-5 प्रोडक्ट्स हैं और 4-5 आर्टिकल्स हैं, मूवेबल गुड्स हैं, उनकी एक साथ बोली लगाई जाती है। लॉ कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक साथ बोली लगाइए, मगर हर आर्टिकल का एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आप ऑन अ सेफर साइड, अगर आप चाहते हैं कि आपके लीगल राइट्स प्रोटेक्टेड रहें, तो हर एक आर्टिकल का एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा। और ये सेल कंप्लीट कब मानी जाएगी? जब जो बिड लगाया गया उसे एक्सेप्ट भी किया गया। बिड्स इज जस्ट एन ऑफर, उसके बिड्स लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि प्रोडक्ट आपका हो गया, वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट भी होना चाहिए, राइट। बहुत सारे तरीके हैं जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आप प्लीज इसको रीड आउट कर लीजिएगा। अब आती है बात कि क्या मैम कोई अपनी दी हुई बिड्स को वापस भी ले सकता है? याद करिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे हमने क्या सीखा था कि ऑफर आपका वापस लिया जा सकता है तब तक जब तक कि एक्सेप्टेंस उसमें ना मिल जाए। अगर एक्सेप्टेंस आ गई है तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर एक्सेप्टेंस नहीं आई है उससे पहले अगर बिडर चाहे तो अपनी दी हुई बिड को विड्रॉ कर सकता है। नेक्स्ट, अ राइट टू बिड में बी रिजर्व्ड एक्सप्रेसली। ओके, सेलर भी अगर चाहे तो खुद भी बिडिंग कर सकता है। मतलब आप कहोगे मैम अब सेलर खुद बिडिंग कैसे करेगा? सेलर तो वहां पे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बैठा है, तो वो बिड्स क्यों लगाएगा? ये पता है सर्कमस्टेंस कब आता है? जो मैंने अभी आपको बोला, ये तब आता है जब गुड्स आपके किसी इंसॉल्वेंट पर्सन के बिहाफ पे लिक्विडेटर बेचता है। दोबारा से सुनिए मैंने क्या बोला। यहाँ पे है मिस्टर ए, मिस्टर ए जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए। अब जैसे ही ये इंसॉल्वेंट हुए, कोर्ट ने ऑर्डर्स पास कर दिए। जैसे ही कोर्ट ऑर्डर पास करेगा ये बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। बैंकरप्ट डिक्लेयर होते ही मिस्टर ए के जितने भी एसेट्स हैं उनकी उनका ऑक्शन लगाया गया। और ये ऑक्शन कंडक्ट कौन कर रहा है? ये ऑक्शन कंडक्ट कर रहे हैं कोर्ट के ऑफिशियल्स, जिनको हम बुलाते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर। अभी ये ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है ऑक्शन कंडक्ट करते हैं और बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं बिडिंग कराने के लिए। कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं सेल करने हैं, फर्नीचर्स हैं, मोटर व्हीकल है, कार है, ये सब चीजें जो है ना ऑफिशियल लिक्विडेटर बेचेगा। और बेचने के बाद मिस्टर ए जो है इनकी लाइबिलिटीज को खुद से मैनेज करके उन्हें पे ऑफ करने की कोशिश करेगा। मिस्टर ए तो ये काम नहीं कर पाएंगे ना, राइट, क्योंकि उनके अगेंस्ट तो केस हुआ है, वो बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गए हैं, वो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। इसी बीच में देखो अभी इनके हाथ से ये पावर जा चुकी है, ये पावर जो है ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास है, वो गुड्स को सेल कर रहे हैं। इसी बीच में लॉ मेकर्स कहते हैं मिस्टर ए तुम खुद भी अपने प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। कैसे? मान लीजिए अगर मिस्टर ए के पास कहीं से भी वो सोर्स आ जाए, किसी रिलेटिव के थ्रू, फ्रेंड के थ्रू, या कोई पास्ट पेमेंट थी वो अभी क्लियर हो गई, तो ऐसे केस में मिस्टर ए ये नहीं बोल सकते कि ऑक्शन को रोक दो। ऑक्शन तो अब होगी डेफिनेटली, क्योंकि ऑफिशियली आप बैंकरप्ट डिक्लेयर हो चुके हो।
but still if you are been able to arrange the money, you can participate in the bid and earn your money and earn your assets again. राइट, अपसेट प्राइस मैंने डिस्कस कर लिया था। अगर कभी भी लगता है कि ये जो बिडर्स बैठे हैं, देखो समटाइम्स क्या होता है ना, बिडर्स क्या करते हैं, आपस में ही एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट कर लेते हैं और प्राइस बढ़ने ही नहीं देते। ना प्राइस बढ़ेगा, ना प्राइस बढ़ेगा, ना वो एक्सपेंसिव होगा, और आराम से ऑक्शनीर के ऊपर एक प्रेशर आ जाएगा प्रोडक्ट को लेसर प्राइस में सेल करने का। तो ये होती है प्रिटेंडिंग बिडिंग। इसको अवॉइड, ये देखो चोर वही जो पकड़ा जाए, सिंपल सी बात है। अगर ये चीज क्लियर आउट होती है या ये चीज सामने आती है कि जो भी बिडिंग्स हुई हैं वो प्रिटेंडेड थी, तो बना बनाया कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल हो जाएगा। इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर, जिसके साथ गलत हो रहा है ऑब्वियसली। बस ये एग्जाम्पल है गाइज, इसको प्लीज देख लीजिएगा। एंड फाइनली इसी के साथ हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। 10 लेक्चर्स हैं हम लोगों के पास। ये जो 10 लेक्चर्स हैं, 2-2 घंटे के लेक्चर्स हैं हमारे, और आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि हम इसमें साथ साथ रिविजन भी हम लोगों ने करी है। इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ आप लोग पहले ये लेक्चर्स जब देख लें, देखने के बाद जो एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर करे गए हैं उन एमसीक्यूज को ज़रूर सॉल्व करिए, फिर नोट्स पढ़िए, उसके बाद और भी क्लैरिटी आएगी। फॉर डाउट्स आई एम ऑलवेज अवेलेबल ओवर द फोन। फाइन, चलिए गाइज, गुड बाय एवरीवन।